और राजस्थान में जो पहला प्रजामंडल बना था वो बना था अपना जयपुर राजधानी के अंदर बना था। आज हम उसी जयपुर प्रजामंडल की बातें करेंगे, उससे जुड़े हुए तमाम दूसरी चीजें भी हम देखेंगे। हम वहां से आते हैं, लिखा हुआ है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। पहले लिखा स्थापना, स्थापना पढ़ रहे हैं हम, तो स्थापना हुई थी इसकी 1931। जिस साल अजमेर के अंदर मीटिंग की कि अपने को प्रजामंडल बनाने चाहिए, उसी साल सबसे पहले जयपुर वालों ने खटका किया और जयपुर वालों ने कहा लो भाई हम तो बना ही देते। उधर जब अजमेर में बात करके आए कि सब रियासतों में अपने अपनी जनता को जागरूक किया जाए और अपने अपनी जनता को कहा जाए कि प्रजामंडल बनाओ, तो जयपुर वालों ने प्रजामंडल बना लिया। जयपुर वालों के जो प्रजामंडल बनाने वाले थे, संस्थापक थे, इनका नाम था कर्पूर चंद पाटनी। ये नाम याद रहे भाई आपके, कर्पूर चंद पाटनी ने यह बनाया था। दो बात सिंपल से याद रखनी है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931। यह स्थापना किसके द्वारा की गई? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई। दो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। अब बना तो लिया कर्पूर चंद पाटनी ने, लेकिन बनाने के बाद में काम शुरू नहीं किया गया। यहां पे 4-5 साल निकल गए, कोई काम हुआ ही नहीं। जमनालाल बजाज अपने राजस्थान के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, विभिन्न आंदोलनों से जुड़े हुए, गांधी जी के सबसे खास आदमी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जयपुर के, और सिक्कर में काशी का बास गांव पड़ता था, वहां के रहने वाले थे, जयपुर रियासत के थे। बजाज जी एक बार यहां पे आए हुए और बजाज जी ने कर्पूर चंद पाटनी को इनको कहा, 31 में बनाया था तो बजाज जी का भी सहयोग था कि यहां बनाओ, पर बजाज जी तो संभाल नहीं पाते थे, कर्पूर चंद पाटनी वही संभालते थे। अब बजाज जी 36 में यहां जयपुर आए और बजाज जी ने कहा कि लो भाई प्रजामंडल चल रहा है आपका, 5 साल हो गए, क्या क्या काम किया है बताओ। देखे प्रजामंडल वालों का खूब काम किया सर, तो चलो ऑफिस चलते हैं, आपके ऑफिस देखते हैं। अब प्रजामंडल वाले पीछे पीछे किसके, खैर ऑफिस तो किसके लेके जाए, अपने ताला ही नहीं खोला, उसका काम तो कुछ किया हुआ ही नहीं था, चाबी पता नहीं कहां पे रख दी। बजाज जी को पता चला कि इन लोगों में लखन नहीं है, इन लोगों से नहीं चलाया जाएगा, तो बजाज जी कहते हैं भाई रे दोबारा दूसरे सिरे से बनाएंगे, 31 में बन गया था पर तुम में काम करने के लखन नहीं है। तो 5 साल बाद 1936 में बजाज जी इसका पुनर्गठन करते हैं, जमनालाल बजाज। और बजाज जी ने कहा पाटनी जी आपसे पार नहीं पड़ेगी, अब मैं 2 नए बंदे ला रहा हूं, वो नए बंदे संभालेंगे। और 2 नए बंदे लेके, एक बंदा लेके चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र को लेके आए, आप संभालिए। एक बंदा लेके आए हीरालाल शास्त्री, ये बड़े एनर्जेटिक बंदे थे हीरालाल जी। तो 2 बंदे किस किस को लाया गया? चिरंजी लाल मिश्र को और हीरालाल शास्त्री को। चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बना दिया, हीरालाल शास्त्री को मंत्री बना दिया इसका, और कहा आप संभालिए। अध्यक्ष मंत्री याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना कि कौन से 2 बंदों को प्रजामंडल के लिए अपॉइंट किया गया था। तो चिरंजी लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री को इसके लिए अपॉइंट किया गया था। प्रजामंडल बना कब जयपुर वाला? 1931। बनाया किसने? तो कर्पूर चंद पाटनी। पुनर्गठन किसने किया? जमनालाल बजाज। कब किया? तो 5 साल बाद, मतलब 1936। कौन से 2 बंदों को अपॉइंट किया कि काम कीजिए? और वो 2 बंदे थे चिरंजी लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री। उनमें शास्त्री जी का नाम ज्यादा याद रखना, एनर्जेटिक बंदा, यंग मैन। शास्त्री जी ने कहा मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ही मत करो। बजाज जी निश्चिंत। पहला अधिवेशन बुलाया गया 1938 के अंदर, पहला अधिवेशन हुआ 8-9 मई 1938। 8-9 मई 1938 को जयपुर के अंदर पहला अधिवेशन बुलाया गया। जयपुर के अंदर ही अपने एक जगह थी नथमल का कटला, वहां पर ही अधिवेशन किया गया। गीत गाया करते थे, नथमल के कटले में आया करो, सालाना जलसे में भाग लिया करो, या धूम मचाया करो टाइप के गीत और गाया करते थे। तो नथमल का कटला नाम की जगह थी, जहां पर 8-9 मई 1938 को पहला अधिवेशन, बजाज जी अध्यक्ष बन गए थे 38 में, बजाज जी की अध्यक्षता में किया गया। एक और बड़ी जोरदार बात याद रखने वाली है, यह अधिवेशन जब चल रहा था तो 10 मई को महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया गया। और आप जानते हैं संबोधित करने के लिए कौन आए? 10 मई 1938 को जयपुर में जो महिलाओं की सभा को संबोधित किया गया था, उसको संबोधित करने के लिए गांधी जी की पत्नी, आपके दिमाग में नाम आ गया होगा, कस्तूरबा गांधी जो थे, उन्होंने इस सभा को संबोधित किया था। तो ये बात भी याद रखने वाली, कस्तूरबा गांधी को
एड्रेस करने के लिए यहां पे आए थे। तो जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 8-9 मई 1938 को हुआ। जयपुर के नथमल का कटला नाम की जगह पर हुआ। बजाज जी इसके अध्यक्ष थे और 10 मई को महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था कस्तूरबा गांधी ने। इसी का पार्ट है, इसी में आगे बढ़ा दो आप, इसी का भाग। एक और बड़ी जोरदार बात, एनर्जेटिक बंदा कौन? हीरालाल शास्त्री। और शास्त्री जी ने कहा कि साहब पहला अधिवेशन है, सफल बनाएंगे, खूब सारे लोगों की भीड़ लेके आनी है। भीड़ लाओ कहां से? और शास्त्री जी ने दिमाग लगाया। उन दिनों के अंदर अपने उधर शेखावटी किसान आंदोलन चल रहा था। आप याद करना, मेरा वापस बताया हुआ है कि 1938 में शेखावटी किसान आंदोलन को प्रजामंडल वालों ने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था। शास्त्री जी ने शेखावटी किसान सभा वालों से कांटेक्ट किया, जो शेखावटी वाले किसान थे उनको वो कांटेक्ट किया और उनको कहा यार आप प्रजामंडल को सपोर्ट करो, प्रजामंडल आपको सपोर्ट करेगा। एक से भले दो, एक और एक 11 होते हैं। और शास्त्री जी के कहने पर 1938 में शेखावटी किसान सभा का प्रजामंडल में समर्थन दिया गया। शेखावटी किसान विलय कर लिया था एक तरीके से, या कम से कम इतना तो याद ही रखो कि शेखावटी किसान सभा ने अपना समर्थन दिया कि हम भी प्रजामंडल के साथ। कुल मिला के ये भाग लेने के लिए आए। इन लोगों ने भी इसके अंदर भाग लिया। अब कुछ ढंग के नेता मिले। हमने पढ़ा शेखावटी किसान सभा में तो खूब अच्छे अच्छे नेता थे, वो ढंग के नेता मिले, जैसे सरदार लाल सिंह। अब वो प्रजामंडल वाले के साथ भी जुड़ गए, है ना। नेतराम सिंह मैंने बताए थे, अपने जो कमला जी के पापा थे। ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा बताए थे मैंने, अखबार वगैरह भी बताए थे इनके। अब मैं जब ये नाम लिखता हूं तो मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग में इनके अखबार वगैरह के नाम आ जाएं। आपके लादूराम जोशी थे, और लादूराम जोशी का नाम याद रखना, ये भी आगे चल के अध्यक्ष बने थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे लादूराम जोशी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है लादूराम जोशी, प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। बाद में इनका नाम थोड़ा और याद रखना आपने, ये प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे बाद में। ये कुछ लोग और जुड़ गए। तो 38 वाले अधिवेशन, 38 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट का साल है। वापस से याद करो 38 इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 38 में कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही है प्रजामंडल आंदोलनों की, वो प्रजामंडल आंदोलनों के साथ हम है। तो सब जगह जोश आया हुआ था। तो जयपुर वालों के अंदर भी ये जोश आया हुआ था और जयपुर वालों ने कहा कि हाँ हम भी हमारा अधिवेशन बुलाएंगे। बजाज जी के, बजाज जी जब आप ही हो करता धरता तो आप बनो अध्यक्ष। 8-9 मई 1938 को नथमल के कटले के अंदर किया गया। और जोश तो इतना ज्यादा कि बजाज जी की गांधी जी से खूब बनती थी और गांधी जी का गांधी जी आप चलो। गांधी जी ने कहा यार मैं तो थोड़ा इधर बिजी हूं, मैं क्या लाऊंगा, तुम्हारे भाभी जी को ले जाओ। तो कस्तूरबा गांधी को लेके आ गए और कहा भाई लुगाइयों को तो कम से कम आप एड्रेस करो, लुगाइयों में तो आप भावना जगा के जाओ। कस्तूरबा गांधी ने कहा ठीक है, अपने जगा के जाएंगे। तो 10 मई को कस्तूरबा गांधी करते हैं। शास्त्री जी अब जब बजाज के अपॉइंट किए, शास्त्री जी ने कहा अपने में पूरा जोश है और भीड़ लाऊंगा मैं, शेखावटी वालों को जाकर आगे आओ, आप हमारा सपोर्ट करो। शेखावटी वाली किसान सभा ने पूरा सपोर्ट किया, विलय हो गया था प्रजामंडल में उनका। तो सरदार हरलाल सिंह जी, नेतराम सिंह जी, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी, ये तो आगे चल के प्रजामंडल के अध्यक्ष तक बने थे। ये तमाम लोग भी अब प्रजामंडल के साथ में जुड़ गए। तो प्रजामंडल की शक्तियां खूब बढ़ गई। अब जब इतनी प्रजामंडल की शक्तियां बढ़ी तो जयपुर रियासत को डर लगा। जयपुर रियासत को डर लगा यार ये तो खराब करेंगे। तो कहते हैं कि इससे पहले मैं एक बात और बता दूं थोड़ी सी। 1939 में जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर प्रिंसली स्टेट जो था ये प्रजामंडल पर रोक लगा देता है। प्रतिबंध है भाई, प्रजामंडल का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। और बजाज जी को गिरफ्तार और कर लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल ने इस प्रजामंडल पर रोक के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी के जो आंदोलन हुआ करते थे, अहिंसक आंदोलन हुआ करते थे, उनको करने का तरीका क्या होता था? सत्याग्रह। तरीका सीधा सा, एक एक आदमी जाके अपनी गिरफ्तारियां देता या झुंड के झुंड जाते गिरफ्तारियां देते। कई बार एक एक वाला क्या करते तब व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते, कई बार सारे खूब सारे लोग जाते और जाकर देख लो आप बजाज जी को गिरफ्तार कर रहे हो, आप हम पे रोक लगा रहे हो, हमें भी गिरफ्तार करो। इवन महिलाओं के और खूब सारे वो गए थे झुंड के झुंड, और महिलाओं के झुंडों ने भी जाके वहां पे अपनी गिरफ्तारियां दी थी। तो ये सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये भी याद रखना, थोड़ी सी दिमाग में रख लेना। 1939 में जयपुर रियासत प्रजामंडल पर रोक लगा देती है, बजाज जी को गिरफ्तार किया जाता है। तो
तो उसके बाद में जयपुर वालों ने यहां पर सत्याग्रह चलाया था। महिलाओं ने भी इसके अंदर गिरफ्तारियां दी थी, ये भी याद रखना, क्योंकि आगे मैं महिलाओं के नाम पढ़ाऊंगा तो आपके थोड़ी सी काम आएगी चीजें। महिलाओं द्वारा गिरफ्तारियां दी गई। महिलाओं द्वारा गिरफ्तारियां दी, सबसे काम की बात ये 1942 आ गया, रोक वगैरह हट गई, ठीक है साहब आप अपने काम कर सकते हो। 1942 आया, गांधी जी अपना एक बहुत शानदार सा मूवमेंट चला रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारत में 3 बड़े आंदोलन चलाए थे। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 3 आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में बड़े तौर पर चलाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक नाम की जगह है, वहां से शुरू किया गया। इसी दिन गांधी जी ने अपना वो सुप्रसिद्ध डू और डाई, करो और मरो का भाषण दिया था। और गांधी जी ने जब वो भाषण दिया, 70 मिनट का गांधी जी का लंबा सा वो भाषण है। गांधी जी एक एक बात बताते हैं किसको क्या करना है। तो गांधी जी उसमें एक लाइन और बोलते हैं कि मैं देशी राज्यों के राजाओं को कहना चाहूंगा कि वो अंग्रेजों से अपने संबंध विच्छेद कर लें, अंग्रेजों के साथ में आप कोई भी रिलेशन ना रखें। अब देश आजाद होने वाला है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हे राजाओं तुम भी जनता के पक्ष में अपने राज्य की घोषणा कर दो और अंग्रेजों को तलाक 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 बोल दो। 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करते समय बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में यह भाषण दिया और देशी राज्यों के राजाओं से कहा गया कि वो जनता के पक्ष में अपने राज्य त्याग दे और अंग्रेजों के साथ अपने संबंध विच्छेद कर ले और वो जनता के साथ में खड़े हो जाएं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं। हालांकि 9 अगस्त को ही अंग्रेज गांधी जी और कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। मॉडर्न में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था और ऑपरेशन जीरो ओवर में सारे के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो बाद में आंदोलन स्वतः स्पॉन्टेनियस ढंग से आगे बढ़ा था। इस अधिवेशन में जयपुर वालों की तरफ से हीरालाल शास्त्री गए हुए थे। हीरालाल शास्त्री ने इसके अंदर भाग लिया था। अब हीरालाल जी जयपुर आए। हीरालाल जी की यह चीज समझ में नहीं आई कि यार किस प्रकार से संबंध विच्छेद करने हैं, किस प्रकार से देशी राज्य या देशी राजा जो है वो जनता के पक्ष में कैसे अपना शासन छोड़ेंगे, अंग्रेजों से कैसे संबंध विच्छेद होगा, शासन कौन करेगा। कंसेप्ट क्लियर हीरालाल जी के हुए नहीं। तो हीरालाल जी ने यहां पे आगे कहा कि भाई अपने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेना। फिर दूसरा, उस समय अपने राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड और उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, जिनका जिक्र हम पहले भी एक वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आधुनिक जयपुर के निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल, जिनके नाम पर अपने जयपुर की एक शानदार सी रोड है, MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड। हीरालाल जी के और मिर्जा इस्माइल के संबंध बहुत अच्छे थे, प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो हीरालाल जी ने कहा यार नहीं, अपने को कोई भाग वगैरह नहीं लेना इसके अंदर। हीरालाल जी वापस आए तो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, उन प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने हीरालाल जी से पूछा भाई हीरालाल जी क्या करना है, अपने सब गांधी जी के चेले हैं और गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, अंग्रेजों को भारत से भगाना है, क्या अपने को भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा कि 17 अगस्त को एक मीटिंग रखते हैं और इस मीटिंग के अंदर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे कार्यकर्ताओं को लगा यार 17 अगस्त वाली मीटिंग में तो शास्त्री जी घोषणा कर देंगे कि यार अपने को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। पर भाई शास्त्री जी ने भाषण भी दिया पर गोल मटोल कर गए और शास्त्री जी ने साफ तौर पे नहीं कहा कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेना है। कार्यकर्ताओं में कईयों के अंदर यूं जुनून, कुछ कार्यकर्ता तो शास्त्री जी के साथ में जो समझ रहे थे कि अपने को भाग नहीं लेना है, शास्त्री जी की तरफ से ठंडा सा उत्तर यही है। कईयों ने आगे शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी चिट्टा चिट्टा जवाब दो, साफ साफ बताओ, बातों घुमाओ मत यार इधर उधर, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे या नहीं लोगे। शास्त्री जी अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम प्रजामंडल के। आप अध्यक्ष हो यार, आप नहीं बताओगे कौन बताएगा।
शास्त्री जी ने कहा नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में तो अपने भाग नहीं लेंगे। क्यों? शास्त्री जी ने कहा मेरी मिर्जा इस्माइल से बात हो रखी है और उन्होंने कह दिया कि वो अपनी बातें मान लेंगे। तो जब सरकार बात मानने के लिए तैयार है, फिर किस बात के आंदोलन करना है? फिर तो विरोध के लिए विरोध है, फिर झंडे लेके कहीं निकल जाओ। जो कार्यकर्ता आंदोलन करना चाहते थे उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई लिखित में दिया है, कोई एश्योर किया आपको? शास्त्री जी ने कहा जबान नाम की भी कोई चीज होती है, वो कह रहे हैं कर देंगे तो कर देंगे, क्यों इसमें इतना लड़ना झगड़ना? उन विरोध वाले लोगों ने कहा कि आपके समझ में नहीं आएगी, हमें पता चल गया आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। गांधी जी ने कहा है पूरे भारत में अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाना, तो हम तो लेंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि यदि आपको भाग लेना है तो प्रजामंडल में नहीं रह सकते, बाद में प्रजामंडल तो भाग नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि प्रजामंडल की जरूरत ही नहीं, हम आजाद हैं, भारत को आजाद करवा रहे हैं, तो प्रजामंडल से भी आजादी लेनी आती है हमें, और हम हमारी नई पार्टी बनाएंगे। इस पार्टी का नाम है आजाद मोर्चा। कौन सी पार्टी है? आजाद मोर्चा। और ये आजाद मोर्चा बनाने वाले थे बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र ने कहा कि हम आजाद मोर्चा बनाएंगे। दो चार लोग और साथ में हो गए इनके, जैसे एक थे रामकरण जोशी, एक थे दौलतमल भंडारी, एक थे गुलाब चंद कासलीवाल, इन कुछ लोगों ने मिलके और आजाद मोर्चा की स्थापना कर ली। इसका जो कार्यालय था वो इनके घर पे रखा गया था। आजाद मोर्चा का जो कार्यालय था वो गुलाब चंद कासलीवाल के घर पे, भाई साहब थे, वकील थे उस टाइम, ये खूब बड़ा सा घर था कासलीवाल जी का, और कहा साहब इनके घर पे बना। आजाद मोर्चा ने कहा हम तो भाग लेंगे, आप भले लो या नहीं लो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं में मतभेद, कॉन्ट्राडिक्शन आ गए थे, और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री जी की नीति से विरोध रखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम क्या था? आजाद मोर्चा। उसमें अन्य लोग कौन कौन थे? तो रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे और गुलाब चंद कासलीवाल थे। और इस आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भाग लिया था इन्होंने। याद रखना ये बात। ये भाग लेते हैं इसके अंदर। अब शास्त्री जी पे दबाव आया, और अब जो शास्त्री जी वाले कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि शास्त्री जी तो फजीती हो रही है, आजाद मोर्चा भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, और अपन ने कहा था कि नहीं सरकार ने हमारी बातें मान ली। तो कौन सी बातें मान ली? सरकार ने तो बुलाया भी नहीं आपको। शास्त्री जी के दोस्त मिर्जा इस्माइल जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे उस समय, शास्त्री जी ने मिर्जा इस्माइल के पास लेटर भेजा 16 सितंबर 1942 को, और कहा इस्माइल साहब मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, मुझे आंदोलन चलाना पड़ेगा, किधर ना किधर तो करो, क्या करना है क्या नहीं करना है थोड़ा तो बताओ। मिर्जा इस्माइल जी ने कहा कल आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। अगले दिन हीरालाल शास्त्री बातचीत करने के लिए गए। हीरालाल शास्त्री कौन है? तो हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष है। किससे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? मिर्जा इस्माइल से। मिर्जा इस्माइल कौन है? तो जयपुर के प्रधानमंत्री है। कब बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? 17 सितंबर 1942 को। दो जेंटलमैन बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था। मिर्जा इस्माइल जो कि तत्कालीन जयपुर के प्रधानमंत्री थे, तथा हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट का नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो कि 17 सितंबर 1942 में हुआ था। मिर्जा इस्माइल ने कहा बताओ क्या मांग है? सारी मांगे मानने के लिए तैयार हूं आपकी। उन्होंने कहा साहब एक तो यह है,
हम कितने सालों से प्रजामंडल वालों की सबसे बड़ी मांग ही है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो, ऐसा शासन जिसमें जनता से मंत्री बनाए जाए, ऐसा शासन जिसमें जनता की राय के अनुसार काम किया जाए या जनता के रिप्रेजेंटेटिव की एडवाइस के आधार पर काम किया जाए। मिर्जा इस्माइल ने कहा ठीक, जयपुर रियासत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। और बताओ कोई दिक्कत हो तो? शास्त्री जी ने कहा आप अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के साथ, आप अंग्रेजों का सपोर्ट कर देते हैं। मिर्जा इस्माइल ने कहा कि आंदोलन के दौरान हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, अंग्रेजों की सहायता नहीं की जाएगी। जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगी आंदोलन के दौरान, और जयपुर रियासत है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना के पूरे प्रयास करेगी। और कोई बात है तो बताओ। हीरालाल जी का एक, वो जो ब्रिटिश इंडिया है, अंग्रेजों वाला भारत है, वहां पर हमारे खूब सारे साथी, वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन करते हैं, अंग्रेज उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग के हमारे पास जयपुर आ जाते हैं, और जब जयपुर आते हैं तब आप उनको पकड़ते हो और पकड़ के अंग्रेजों को सौंप देते हो। आपका क्या लेना देना है? अंग्रेजों का मामला आप पकड़ पकड़ के अंग्रेजों को क्यों देते हो? मिर्जा इस्माइल ने कहा कि इस बार नहीं देंगे, ब्रिटिश भारत से आए हुए किसी भी विद्रोही को अंग्रेजों को नहीं सौंपा जाएगा। ब्रिटिश भारत का कोई भी रिबेलियन यदि आता है, विद्रोही आता है, तो जयपुर रियासत उसको अंग्रेजों को नहीं देगी। मिर्जा इस्माइल ने कहा और शास्त्री जी सुनो, आप अपने घर पे रख लेना चुपचाप। शास्त्री जी ने कहा घर पे रखते हो तो आप हमें और पकड़ लेते हो। अरे नहीं पकड़ ले, आप शरण भी दे सकते हो, अपने भाई भाइयों के बीच की बात है, रख लेना। मैं कह रहा हूं ना आपको, मेरे पे विश्वास नहीं? शास्त्री जी ने कहा साहब आप पे तो पूरा विश्वास, और बताओ तो कोई दिक्कत हो तो? शास्त्री जी ने कहा हम भी अब छोटा मोटा शांतिपूर्ण आंदोलन तो करते ही है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं कर रहे, पर बाकी तो कोई करते ही है, आप पकड़ के ले जाते हो। कहा नहीं, आज के बाद यदि प्रजामंडल कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा तो प्रजामंडल को नहीं रोका जाएगा। प्रजामंडल कोई भी पीसफुली आंदोलन कर सकता है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा होगी तो हम पकड़ेंगे, शांतिपूर्ण तो कुछ ही करो, कितने दिन करो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो? शास्त्री जी ने कहा सारी बातें मान ली। हमने कहा उत्तरदायी शासन, मिर्जा इस्माइल ने कहा हाँ साहब कर देंगे। अंग्रेजों की मदद, मिर्जा इस्माइल ने कहा नहीं करेंगे। ब्रिटिश भारत के विद्रोह को गिरफ्तार का नहीं करेंगे। हम अपने घर पे रख सकते हैं कि हाँ रख लेना। प्रजामंडल शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है कि हाँ कर सकता है। हीरालाल जी ने कहा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी बातें मान ली, इज्जत बचाई आपने मेरी। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। मिर्जा इस्माइल ने कहा वो क्या चला रहे थे तुम लोग, गांधी जी वाला क्या मूवमेंट था तुम्हारा? कि हाँ साहब वो भारत छोड़ो आंदोलन, कल वो आप फोन पे यही तो कह रहे थे मुझे कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन कर दूंगा वरना बात करोगे। हाँ अब बात हो गई, अब बताओ। शास्त्री जी ने कहा हम तो नाम नहीं ले और हम भारत छोड़ो आंदोलन नहीं करेंगे। शास्त्री जी की तरफ से यह दे दिया गया कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया जाएगा। अब सुनो मेरी बात, 3-4 क्वेश्चन मैं बताता हूं, 3-4 बातें बताता हूं, गौर से सुनना। कोई पूछे कि क्या जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? नहीं, जयपुर प्रजामंडल ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ? नहीं, जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। हालांकि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता, लेकिन प्रजामंडल के कुछ विरोधी कार्यकर्ता आजाद मोर्चा नाम से एक नई पार्टी बनाते हैं तथा क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके नेता थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल, और जिसका ऑफिस गुलाबचंद कासलीवाल के घर पर रखा गया था। इसका मतलब प्रजामंडल भाग नहीं लेता है, लेकिन आजाद मोर्चा ने तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर प्रजामंडल ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रजामंडल रियासत के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लेता है। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? तो 17 सितंबर 1942 में हुआ।
ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये तत्कालीन अध्यक्ष हिरालाल शास्त्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। क्या बातें की गई? बात यह की गई जयपुर की रियासत रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने के एफर्ट करेगी, प्रयास करेगी। जयपुर रियासत क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेगी। जयपुर की रियासत जयपुर से बाहर से आए हुए किसी विद्रोही, मतलब ब्रिटिश इंडिया से आए हुए किसी विद्रोही को भी गिरफ्तार नहीं करेगी। इवन प्रजामंडल चाहे तो उसको असाइलम, उसको शरण भी दे सकता है, और हम तो प्रजामंडल वालों को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। जयपुर रियासत अनुमति देती है, परमिट करती है कि प्रजामंडल कोई भी पीसफुली मूवमेंट कर सकता है। इन सब के बदले में प्रजामंडल ने एश्योर किया कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। प्री का, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का, आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? जयपुर प्रजामंडल। ऐसा कौन से समझौते की वजह से हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये किस किस के बीच में हुआ था? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो प्रजामंडल के कौन से विरोधी धड़े ने भाग लिया था? आजाद मोर्चा। तमाम बातें याद रखना। मुझे अब भी याद आता है 2013 के मेंस के पहले पेपर का पहला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल का क्या दृष्टिकोण था? जयपुर प्रजामंडल ने क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या एटीट्यूड एडॉप्ट किया था? 20 शब्दों में 2 नंबर में क्वेश्चन लिखना था। आपको सिंपल सी एक लाइन लिखनी थी कि 17 सितंबर 1942 के जेंटलमैन समझौते के तहत या जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। 15 शब्दों में आंसर तो इतना ही है, पर नीचे जगह पड़ी रहती तो अपने उसमें घुसा देना था। लेकिन आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आजाद मोर्चा लिखो वहां कोष्टक में, एक आधे का नाम हरीश चंद्र रामकरण जोशी, एक आधे का नाम सल्टाने की कोशिश करनी, ताकि अगले को यह भी लग जाए कि आपको पता है भाग नहीं लिया। आपको ये भी, उसको ये भी लग जाए कि आपको पता है कि कौन सी समझौते की वजह से भाग नहीं लिया। उसको ये जानकारी भी आप दे दो कि आपको पता है कि किसने भाग लिया था। 45 तक जाते जाते भारत छोड़ो आंदोलन खुद ही खत्म हो गया था। और 45 के अंदर नेहरू जी का जयपुर में दौरा था। नेहरू जी अपने जयपुर आए थे और नेहरू जी को जब पता चला कि प्रजामंडल वाले तो आपस में भिड़े हुए, प्रजामंडल कह रहा भाग नहीं लेंगे, आजाद मोर्चा कह रहा भाग लेंगे, और नेहरू जी ने आगे समझाया, मांगता हूं क्यों लड़ते हो रहे, अब तो भारत छोड़ो आंदोलन खुद ही खत्म हो गया यार। भाई भाइयों सारे गले मिल जाओ, आज के बाद कोई भी लड़ाई नहीं करोगे। और 45 के अंदर आजाद मोर्चे का वापस प्रजामंडल के अंदर विलय कर दिया गया। दोनों बातें याद रखना भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी घटना है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से, तो दोनों तीनों चीज याद रखना। हो सकता है मेंस में सीधा सीधा 50 शब्दों में कोई पूछ ले कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, तारीख किसके बीच में हुआ था, क्या क्या शर्तें थी, तमाम बातें लिखनी। ये भाई आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट है। मैंने एक नाम लिया उधर, बाबा हरिश्चंद्र। कभी आप जयपुर आए तो जो जेलन मार्ग है, उस जेलन मार्ग पर यूनिवर्सिटी के आगे से जब आप निकलेंगे, आगे एक त्रिमूर्ति सर्किल आता है। त्रिमूर्ति सर्किल के बाद यदि उस रोड का आप नाम देखेंगे, उस रोड का नाम है बाबा हरिश्चंद्र। तो यदि कभी आप उस बाबा हरिश्चंद्र रोड पर निकलें तो आप याद करना कि वही बाबा हरिश्चंद्र है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद मोर्चा का गठन करके भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग ले लिया था। लेकिन बाद में 45 के अंदर इसका प्रजामंडल में नेहरू जी के कहने पर, याद रखना, ऑन एडवाइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का वापस क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। अब वो तो उतनी बात है। अब 42 में समझौता करके आए कि साहब उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। हीरालाल जी ने कहा तो करो, सरकार ने कहा पक्का। जयपुर की सरकार ने कहा कि एक समिति बनाते हैं। 1942 में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कमेटी बनाएगी, एक समिति बनाएगी कि भाई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है साहब, करते हैं। 43 में इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी और कहा भाई चुनाव करवाओ। उत्तरदायी शासन की स्थापना मतलब जनता शासन में कैसे भाग ले, तो जनता के कौन लोग शासन में भाग लेंगे, इसके लिए क्या करवा लो, चुनाव करवा लो। तो कहा ठीक है भाई। तो 1945 में करवाए गए चुनाव, इलेक्शन करवाए गए। अपने यहां पे एक संसद बनाई गई, उस संसद का नाम रखा गया धारा सभा। जो जयपुर के अंदर आप उसको संसद कह दो, आप उसको कानून निर्माण संस्था कह दो, आप उसको विधानसभा कह दो, कुछ ही कह दो, पर जैसी आज पार्लियामेंट्री बॉडी होती है वैसी पार्लियामेंट्री बॉडी अपने जयपुर में आजादी से पहले बन गई थी।
1945 के अंदर पार्लियामेंट्री बॉडी बन गई थी, एक धारासभा बनी, बाइकैमरल, द्विसदनीय। जैसे आपकी संसद में राज्यसभा और लोकसभा होती है, वैसे इस धारासभा में 2 सदन थे। एक का नाम था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, मेंबर थे 125 मेंबर की एक प्रतिनिधि सभा बनाएगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे अंग्रेजी में। एक दूसरा सदन था, उसका नाम था विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें मेंबर थे 51 कि भाई इस धारासभा के चुनाव करवा लो। 2 हाउस है, बाइकैमरल सिस्टम है इसके अंदर, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 125 मेंबर्स होने चाहिए और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर 51 मेंबर होने चाहिए। प्रजामंडल को कहा भाई लो भाग, और विडंबना देखिए आप, प्रजामंडल ये चुनाव बुरी तरीके से हारा। प्रजामंडल इधर केवल 27 मेंबर जितवा पाया था आपने, इधर केवल 3 मेंबर जितवा पाया था आपने। एक बड़ा जोरदार सा तथ्य है, मैं आगे धीरे धीरे और पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा। ये हम जिन जिन प्रजामंडल वाले नेताओं के नाम पढ़ते हैं ये जनता में लोकप्रिय नहीं थे। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। पर ये नेता बाद में कांग्रेस के अंदर शामिल हुए, देश में कांग्रेस का बड़े तौर पर राज रहा, इसलिए हम अब आंदोलनों में इन नेताओं के नाम पढ़ते हैं। बाकी उस समय की जनता ने इनको वोट तो नहीं दिए थे, एक जगह 27 जीते, एक जगह 30 जीते। फिर भी आप देखो, जयपुर की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी हम आपका मंत्री बनाएंगे। आप कम जीत के आए, आप नहीं जीत के आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक मंत्री, जनता का भी मंत्री बनाते हैं। और जनता का वो पहला जो मंत्री बनाया गया था वो बंदे थे देवी शंकर तिवाड़ी। नाम याद रखना भाई, राजस्थान की किसी भी रियासत के प्रथम गैर सरकारी मंत्री यदि कोई बने थे तो देवी शंकर तिवाड़ी थे। किसी भी रियासत में फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मिनिस्टर, गैर सरकारी सदस्य। उन्नीस 1946 के अंदर देवी शंकर तिवाड़ी बनाए गए थे। और बातें आगे चली धीरे धीरे और फाइनली और सुधार किए गए शासन में, और 1948 के अंदर तो सीधा सीधा सही कह दिया गया कि ठीक, राजा तो होगा, राजा का शासन तो होगा, एक बनाया जाएगा दीवान, एक बनाया जाएगा मुख्य सचिव, पांच बनाए जाएंगे सचिव। ये कर लो, ये वाला सिस्टम ले लो आप। का ठीक है साहब, ये कर लो आपने तो। का दीवान कौन बनेंगे? दीवान बनाएंगे वीटी कृष्णामाचारी। मुझे लगता है जब मैं वीटी कृष्णामाचारी नाम लिख रहा हूं, आपके दिमाग में संभवतः इस समय पॉलिटी की क्लास पक्का घूम रही होगी। आपको दिलीप सर के वो फैक्ट याद आ रहे होंगे कि दिलीप सर ने बताया था कि वीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में वो तमाम सरणियां आ रही होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरीशचंद्र मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, ये वही वीटी कृष्णामाचारी है जो उस समय जयपुर रियासत के दीवान थे। इनको जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया था। ये जयपुर रियासत की तरफ से ही संविधान सभा के सदस्य थे। मुख्य सचिव बनाए गए हीरालाल शास्त्री, ये भी जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा के अंदर गए थे। अपने सचिव बनाए गए दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवाड़ी, टीकाराम पालीवाल, सारे जनता के लोग। राजा ने कहा दो भाई मैं सामंतों की तरफ से भी लूंगा। दो सामंत शामिल किए गए, एक तो गीजगढ़ का सामंत, एक अजय रामपुरा का सामंत। इन दो सामंतों को कहा भाई आप भी आ जाओ। 1948 में शासन में और सुधार हुए। वीटी कृष्णामाचारी को दीवान बना दिया गया, हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव, आप एक तरीके से मुख्यमंत्री टाइप का मान लो। 5 मंत्री बना दिए गए, 3 जनता से, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवाड़ी, टीकाराम पालीवाल। 2 सामंत ले लिए गए, एक गीजगढ़ के सामंत को इसका सदस्य बनाया जाए, एक अजय रामपुरा का जो सामंत है उसको इसका सदस्य बना दिया जाए। फाइनली ये मंत्रिमंडल बन गया। इसकी सलाह पर बाद में राजा काम किया करता था
और जब तक जयपुर का भारत के अंदर पूरी तरीके से विलय नहीं कर दिया गया था, वो रहत राजस्थान ग्रेटर राजस्थान नहीं बन गया था, तब तक ये मंत्रिमंडल काम करता रहा था। अब तमाम चीजें शुरू से याद करके याद कर लेना आपने, मैं वापस सारी बातें बता देता हूं एक साथ ताकि दिमाग के अंदर रहे आपके। प्रजामंडल 1931 में कर्पूर चंद पाटनी बनाते हैं, संभला नहीं तो 36 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया। हीरालाल शास्त्री और चिरंजी लाल मिश्र को इसके साथ जोड़ा, एक को अध्यक्ष और एक को इसका मंत्री बनाया। 38 में इसका पहला अधिवेशन 8-9 मई 1938 को नथमल के कटले में बजाज जी की अध्यक्षता में हुआ। 10 मई को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। इसी समय शास्त्री जी की सलाह पर शेखावटी किसान सभा प्रजामंडल में अपना विलय करती है। प्रजामंडल को कुछ नए नेता मिलते हैं, लाइक सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह जी गोरीर, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी। ये लादूराम जोशी बाद में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने थे। फिर अपने आगे पढ़ लेते हैं। 1939 में जयपुर रियासत प्रजामंडल पर रोक लगा देती है। इस समय प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया था, बजाज जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खूब सारी महिलाओं ने भी गिरफ्तारी दी कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाए, तो बाद में जयपुर रियासत ये रोक हटा देती। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री 8 अगस्त को गांधी जी वाली मीटिंग में भाग लेते हैं, पर शास्त्री जी तय नहीं कर पाए कि क्या हमें भाग लेना चाहिए या भाग नहीं लेना चाहिए। फिर शास्त्री जी के मिर्जा इस्माइल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए 17 अगस्त 1942 वाली मीटिंग में शास्त्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। इससे कुछ कार्यकर्ता निराश हुए। कार्यकर्ताओं ने अलग से अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था आजाद मोर्चा। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल इसके सदस्य थे। गुलाब चंद कासलीवाल के घर पे इसके कार्यालय रखा गया था और इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फाइनली 17 सितंबर 1942 को शास्त्री जी के और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम जेंटलमैन एग्रीमेंट है। इसमें कहा गया कि जयपुर रियासत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी, जयपुर रियासत अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेगी, जयपुर रियासत ब्रिटिश इंडिया की किसी भी रिबेलियन को अरेस्ट नहीं करेगी, प्रजामंडल उनको असाइलम दे सकता है, प्रजामंडल पीसफुली मूवमेंट कर सकता है, पर प्रजामंडल क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेगा। सबसे इसकी खास बात यही है। और प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कालांतर में 1945 में नेहरू जी की जयपुर यात्रा के समय नेहरू जी के कहने पर प्रजामंडल और आजाद मोर्चा में मेल मिलाप हो जाता है और वापस प्रजामंडल उसका सदस्य बन जाता है। ये बातें याद रखना भाई सारी। फिर हमने पढ़ा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए। 1942 में सरकार ने एक समिति बनाई, 43 में उसने रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन के आधार पर 45 में चुनाव हुए, धारा सभा नाम की एक बॉडी बनाई गई जो बाइकैमरल थी, द्विसदनीय थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली 125 मेंबर, 51 मेंबर। प्रजामंडल एक जगह 27 सीट जीता, एक जगह 23 सीट जीता। फिर भी जयपुर की सरकार ने देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्री बनाया जो किसी भी रियासत के प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। देवी शंकर तिवाड़ी का नाम वैसे भी याद रखना, देवीशंकर जो तिवाड़ी थे ये भी प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे बाद में। तो ये लादूराम जोशी, देवीशंकर तिवाड़ी ये सब अध्यक्ष रहे हुए हैं। 1948 के अंदर और सुधार किए गए। वीटी कृष्णामाचारी को इसका दीवान बना दिया गया, हीरालाल शास्त्री को इसका मुख्य सचिव बना दिया गया, दौलतमल भंडारी, देवीशंकर तिवाड़ी, टीकाराम पालीवाल 3 सचिव लिए गए थे आपके जनता की तरफ से। गीजगढ़ और अजयरामपुरा के सामंत लिए गए थे सामंतों की तरफ से, तो 5 मंत्री बना दिए गए, 5 सामंत बना दिए गए। यह मंत्रिमंडल तब तक कार्य करता रहा जब तक कि वृहत राजस्थान का गठन ना हो गया था, जो हम आगे एकीकरण पढ़ेंगे तब और क्लियर करेंगे उन चीजों को। मैंने बताया कि खूब सारी महिलाओं ने गिरफ्तारियां वगैरह दी थी, तो कौन कौन महिलाएं थी तो हम नाम पढ़ लेते हैं उनके थोड़े से। महिलाओं के नाम रमा देवी पांडे जो इसके साथ जुड़ी हुई थी, सुमित्रा देवी, शारदा देवी, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, खूब सारी महिलाएं थी। दुर्गावती शर्मा, इन महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारियां वगैरह दी थी उसके अंदर। नाम याद रखना, प्रीलिम्स में कोई इनमें से किसी का नाम उठा के पूछ लेगा। दुर्गावती शर्मा ने कौन से प्रजामंडल के अंदर महिला सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियों के जत्थे का नेतृत्व किया था, याद रह जाए, जयपुर प्रजामंडल। तो ये महिलाओं के थोड़े से नाम याद रखना। दुर्गावती शर्मा जो आपके ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा है उनकी वाइफ है। रमा देवी पांडे एक और बड़े नेता हुआ करते थे, बलवंत सांवलाराम देश पांडे नाम करके बजाज जी के एक साथी हुआ करते थे, उनकी वाइफ हुआ करते थे। हालांकि बड़े बड़े नेताओं की वाइफ ही थी जो इन आंदोलनों के अंदर भाग लिया करती थी। मैं 2-3 आगे नाम और बताऊंगा, उनके भी नाम हम पढ़ेंगे। अच्छा, विजय सिंह पथिक वाली फोटो तो यूं लग गई भाई, ये शायद कल वाले के अंदर दिखानी थी, कल वाले में दिखा नहीं भाई, लास्ट में यहाँ पे लग गई, कोई बात नहीं। बजाज जी की बातें मैं थोड़ी बता देता हूं आपको, इसमें नाम आया तो मैं यही बता देता हूं। बजाज जी सिक्कर में जगह पड़ती है काशी का बास, वहां के रहने वाले थे।
काशी का बास सीकर के रहने वाले थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे, ट्रेजरर। कोषाध्यक्ष हमेशा बाणी है कौन, कोई पैसे वाले आदमी को बनाते हैं जो पैसे दे सके, तो बजाज जी पैसे वाले थे तो इनको बनाया गया था। गांधी जी के बहुत खास थे, और गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने कहा था कि हम सरकार की उपाधियां ग्रहण नहीं करेंगे, अंग्रेजों के जो भी टाइटल दिए हुए हैं वो टाइटल सारे हम नष्ट कर देंगे, उन टाइटलों को वापस दे देंगे, उपाधियां लौटा देंगे। और उस समय बजाज जी ने अपना एक टाइटल लौटाया था, उसका वो टाइटल था राय बहादुर। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी और इन्होंने ये उपाधि उस समय वापस लौटा दी थी। तो याद रखना कि जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी, तो राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। गांधी जी को पैसे यही दिया करते थे। गांधी जी के खुद के 4 बेटे थे, वो तो कोई ज्यादा कमाते धमाते थे नहीं, बजाज जी पैसे देते, तो नाम ही पड़ गया गांधी जी का 5वां पुत्र। तो इनको क्या कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, ये भी याद रखना कि खुद को क्या कहा करते थे, गुलाम नंबर 4। और ये कहा करते थे कि भाई पहला गुलाम भारत है, दूसरा गुलाम हमारा राजस्थान है, तीसरा गुलाम हमारी जयपुर है, और चौथा गुलाम मैं। तो इनको गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। एक संगठन बनाया था इन्होंने, गांधी जी से प्रभावित होंगे, गांधी जी चरखे को बहुत महत्व दिया करते थे। 1927 के अंदर एक संगठन बनाया था इन्होंने, चरखा संघ। अमरसर नाम का गांव है जयपुर में, यहां पर यह संगठन बनाया था। वो जो अभी मैं रमा देवी पांडे बता रहा था, उनके जो पति थे बलवंत सांवलाराम देश पांडे, उनके साथ मिलकर चरखा संघ बनाया गया था। बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था चरखा संघ। शायद जहां तक मुझे याद आता 1927 से, और कोई डेट होगी तो भाई मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूंगा, क्यों दिमाग में लग रहा है कि 29 हो सकता है, मैं आपको चेक करके पीडीएफ में वो सही लिख दूंगा, बाकी 27 होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। तो बजाज जी की बातें याद रखना। बजाज जी काशी का बास सीकर के रहने वाले थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर के अमरसर गांव में, जिनमें इनके सहयोगी हुआ करते थे बलवंत सांवलाराम देश पांडे। चरखा संघ देख लो, चरखे का प्रचार प्रसार करना है, गांधी जी स्वावलंबन पर बल दिया करते थे इसलिए। हीरालाल शास्त्री, शास्त्री जी के बारे में अपने खूब सारी बातें तो हमने बीच बीच में पढ़ी, उनके बारे में भी कई बातें तो मैंने बताई थी, प्रजामंडल का अध्यक्ष, वो जो बातें नहीं बताई वो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो शास्त्री जी ने एक संगठन तो बनाया था, जयपुर हितकारिणी सभा। एक तो यह संगठन था इनका, जयपुर हितकारिणी सभा। ये तो याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, कोई बात नहीं। एक और संगठन है इनका जो याद रखना, एक संगठन इन्होंने बनाया था, जीवन कुटीर। 1927 में टोंक में अपने जगह पड़ती है निवाई, यहां पर यह संगठन बनाया गया था, जीवन कुटीर नाम करके। कहते हैं कि शास्त्री जी की एक बेटी थे शांताबाई। शांताबाई खुद पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बच्ची थी, पर उसको लगता था पास पड़ोस की बाकी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती मैं उनको भी पढ़ाऊं, तो उनको भी पढ़ाया करते थे। अच्छे लोगों की भगवान को जल्दी जरूरत पड़ती है। शांताबाई का असमय निधन हो गया था, बहुत कम एज में, माइनर एज के अंदर शांताबाई की डेथ हो जाती है। शास्त्री जी को लगा यार मेरी बच्ची का सपना था कि आसपास की बच्चियां पढ़े, तो क्यों ना मैं बच्चियों के लिए एक स्कूल खोलूं। और वो बच्चियों के लिए जो स्कूल खोला गया था वो जीवन कुटीर नाम था। 1927 में निवाई टोंक पे शुरू किया गया, धीरे धीरे स्कूल बड़ा रूप लेता है। 1935 के अंदर इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने आता है, जिसको हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। वनस्थली विद्यापीठ 1935 के अंदर स्थापित होती है बाद में, जो आज एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो अपनी पंचमुखी शिक्षा 5-fold एजुकेशन के लिए जानी जाती है। पंचमुखी मतलब जिसमें हर तरीके से डेवलपमेंट, 5 प्रकार की शिक्षा, नैतिक शिक्षा इसके अंदर दी जाती है, फिजिकल की एजुकेशन इसमें दी जाती है, आपके डिबेट वगैरह कंपटीशन, दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली इसके अंदर दी जाती है, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने वाली चीजें इसके अंदर की जाती है, कल्चरल एक्टिविटीज वाली चीजें इसके अंदर की जाती है। आप में से भी मुझे लगता है, हो सकता है कोई वनस्थली के अंदर पढ़ा हुआ हो, शायद इन चीजों को वापस फील कर पाएगा कि वाकई उन लोगों ने वो पंचमुखी शिक्षा ग्रहण की होगी या नहीं। यदि आप पढ़े हो तो आपके आस पड़ोस में यदि कोई वनस्थली के अंदर पढ़ा है तो उससे पूछना कि
कि वो कौन से गेम में थे, कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर बढ़ावा लिया था, तो वो हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी याद रखना कि अपनी कौन सी शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो अपनी 5 फोल्ड एजुकेशन या पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो शास्त्री जी के दोनों चीजें याद रखना। फिर शास्त्री जी के बारे में एक दो बातें हम जानते हैं। मैंने अभी बताया जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, जयपुर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। हम आगे पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तमाम बातें अपने को पता है इनकी। मैं और एक बात बताऊं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने कहा अपना तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की किताब लिखी थी। एक गीत लिखा था इन्होंने, जिसकी गीत का नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत भी लिखा था इन्होंने। कौन सा गीत लिखा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत लिखा था इन्होंने। तो ये भी याद रख लेना। तो मुझे कई बार लगता है कि यार कांग्रेस होने के बावजूद भी नमो नमो किया करते थे, और वो भी उस टाइम के अंदर करना शुरू कर दिया था। इनको कहीं लगता होगा कि आगे आने वाले भारत में तो जनता नमो नमो करेगी, आपने थोड़ा पहले कर ले। तो शास्त्री जी की थोड़ी बातें याद रख ले। टीकाराम पालीवाल, मैंने बातें बताई। टीकाराम पालीवाल का भी एक संगठन याद रखे, याद रह जाए तो आपके विद्यार्थी यूथ लीग। विद्यार्थी यूथ लीग नाम करके टीकाराम जी ने एक संगठन बनाया था। फिर टीकाराम जी के बारे में हम वैसे आगे एकीकरण पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे, तो अपने टीकाराम जी थे। ये क्यों हुए, क्या हुए, ये मैं बातें उसमें बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा आपको। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल जी थे, और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो टीकाराम जी थे। जानकी देवी बजाज, इस महिला के बारे में भी जाना जाना चाहिए। जमनालाल बजाज की पत्नी थे। ये तो बात कोई बड़ी बात ही नहीं। प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे जयपुर प्रजामंडल के। 1944 के अंदर ये प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। गांधी जी भारत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के लीडर थे। तो जनता में सामाजिक सुधार टाइप की वैसे भी बातें करते थे, अंग्रेजों से आजादी दिलानी है ये बातें भी किया करते थे। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको कोई आगे लेके जाता है। गांधी जी का जो पॉलिटिकल सक्सेसर बनता है वह बंदे थे जवाहरलाल नेहरू। पर गांधी जी की जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो सोशल रिफॉर्म वाली चीजें हैं, उनको किसी ने आगे बढ़ाया तो वह व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है गांधी जी के। और विनोबा भावे ने बाद में भारत में बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। जिनके पास में जमीन ज्यादा है वो जिनके पास जमीनें नहीं है उनको दें। और आप मानेंगे नहीं, भारत में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें जो है, कई सामंतों ने, जमींदारों ने, जागीरदारों ने अपनी जमीनें दान दी थी कि हाँ हम दान दे देंगे, जिनके पास जमीन नहीं है उनके अंदर बंटवारा किया जाना चाहिए। उस भूदान आंदोलन से भी आप जुड़े हुए थे। भूदान आंदोलन से जुड़े रहे थे आप। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष रहे थे। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष थे। आपने को 108 कुओं का निर्माण करवाया था। गाय की सेवा, प्यासों की सेवा, जमीनें नहीं है उनकी सेवा। इस महिला को हमने सम्मानित किया और 1956 में इनको भारत का दूसरा बड़ा सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। प्रथम राजस्थानी जिन्हें पद्म विभूषण मिला था वो जानकी देवी बजाज है। इससे पहले राजस्थान की किसी भी पर्सनालिटी को, महिला पुरुष छोड़िए, दोनों में किसी को पद्म विभूषण नहीं मिला हुआ था। सबसे पहले पद्म विभूषण राजस्थान में किसी को मिला था तो जानकी देवी बजाज से 1956 के अंदर मिला था। तो बजाज जी की वाइफ थे। इनके बारे में भी 4 बातें आपने याद ही रख लें। आगे लो, ये बात आई तो आगे नहीं लिखा पर मैं बता देता हूं। रतन शास्त्री के बारे में भी सुन लो थोड़े से। ये हीरालाल शास्त्री की वाइफ थे। ये भी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और ये बात आई इसलिए मुझे याद आ गया। इनको 1955 के अंदर मिला था पद्मश्री। राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया था। और 1975 के अंदर इनको दिया गया था पद्म भूषण। इनको दोनों मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो रतन शास्त्री का भी याद रखना, प्रजामंडल से जुड़े हुए रहे थे। हीरालाल शास्त्री की वाइफ थे तो उनके जो भी काम है उनके अंदर इनकी भी बड़ी भागीदारी रही थी।
बाकी मैं समाचार पत्र और बताऊं, देखो जयपुर में 2-3 समाचार पत्र निकले थे, वो बात ही बता दूं। एक तो जो देवी शंकर तिवाड़ी हम नाम ले रहे थे बार बार, प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे देवी शंकर तिवाड़ी भी, आपके पहले सरकार के गैर सरकारी सदस्य थे उसमें। इन देवी शंकर तिवाड़ी ने बजाज जी की याद में, जमनालाल बजाज की डेथ हो गई थी 1943 में, बजाज जी की याद में एक समाचार पत्र निकाला था, लोकवाणी। लोकवाणी नाम का समाचार पत्र निकाला करते 1943 में। एक श्यामलाल वर्मा थे जिन्होंने 1942 में एक समाचार पत्र निकाला था, जयपुर समाचार। एक गुलाबचंद काला थे जिन्होंने 1940 में एक समाचार पत्र निकाला था, जय भूमि। और ये श्यामलाल शर्मा तो हिंदी आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, राजभाषा आंदोलन चलाया था जयपुर में, हिंदी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए, उस आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। 1922 1922 का जो राजभाषा आंदोलन था वो इन्होंने और कल्याण सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मिलकर चलाया था। पर ये अपने समाचार पत्र याद रखना, देवी शंकर तिवाड़ी वाले का याद रखना कि लोकवाणी जो है ये बजाज जी की याद में, कोई पूछे कि बजाज जी की याद में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, तो ये याद रखी लोकवाणी, भाई लोगों की वाणी थी। तो जय भूमि, गुलाबचंद काला जयपुर समाचार, श्यामलाल वर्मा और आपके देवी शंकर तिवाड़ी का लोकवाणी। ये जयपुर प्रजामंडल की बातें थी, कौन महिलाएं थी, कौन नेता थे, उन्होंने क्या किए थे, क्या बातें हुई थी। जयपुर वाला, जोधपुर वाला, मेवाड़ वाला और बीकानेर वाला, ये 4 थोड़े बड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे से प्रजामंडल है, ज्यादातर तो एक के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। तो ये यहाँ एक बात और याद आई मेरे, जयपुर में यहाँ पे एक ये याद रखना, प्रजामंडल तो नहीं पर 5 अप्रैल 1931 में जयपुर के अंदर एक दिवस मनाया गया था, मोतीलाल दिवस। ये ना मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए, ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत उस समय गिरफ्तार थे, हम पढ़ते हैं 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए जयपुर के अंदर 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। मैं फटाफट रिवीजन करवा दूं आपको एक बार। तो हम पढ़ रहे थे 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल बनाया था, शुरुआत में ढंग से काम किया नहीं, तो 1936 में बजाज जी ने उसका पुनर्गठन किया और चिरंजी लाल मिश्र और आपके दूसरे हीरालाल शास्त्री को इसका मुखिया बना के चले गए थे, उनको अध्यक्ष बना दिया था और उनको मंत्री बना दिया था। पर वास्तव में गति 1938 में पकड़ा था, जब जमनालाल बजाज ही इसके अध्यक्ष बने थे। और 8-9 मई 1938 को इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया जयपुर के अंदर, नथमल के कटले के अंदर अधिवेशन हुआ था। 10 मई को कस्तूरबा गांधी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हैं। इसी सम्मेलन में आपके शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान सभा प्रजामंडल में अपना विलय कर देती है। अब सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी जो कि आगे चलकर वापस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, इत्यादि कई लोग प्रजामंडल के साथ में और जुड़े, नए नए लोग देखने को मिले यहाँ पर। उसके बाद 1939 में प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई तो प्रजामंडल वालों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था यहाँ से, फिर वो रोक तो हटा ली गई, बजाज जी को गिरफ्तार भी किया गया था पर तो रोक हटा ली जाती है। 1942 में गांधी जी अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो तय नहीं कर पा रहे थे कि अपने को भाग लेना है या नहीं लेना है, तो प्रजामंडल से एक गुट अलग हो गया, आजाद मोर्चा, और उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। उसमें थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, गुलाबजी भाई साहब के घर पे इसका ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद में जब प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने हीरालाल जी पे दबाव दिया तो हीरालाल जी ने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा। मिर्जा इस्माइल से पूछा भाई क्या करना है। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फाइनली इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, 17 सितंबर 1942 में, और उसमें कह दिया गया भाई जयपुर में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जाएगी, जो जयपुर स्टेट है वो अंग्रेजों की भारत छोड़ो आंदोलन में मदद नहीं करेगा, जो प्रजामंडल है वो ब्रिटिश इंडिया की किसी भी रिबेलियन को शरण दे सकता है, जयपुर रियासत उसको गिरफ्तार भी नहीं करेगी, और कहा गया कि प्रजामंडल है वो शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन कर सकता है, और प्रजामंडल ने कह दिया कि हम इस भारत छोड़ो आंदोलन में तो भाग नहीं ही लेंगे। तो याद रखना कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। नेहरू जी 45 में आए थे और उन्होंने आजाद मोर्चा और प्रजामंडल के बीच समझौता करवा के वापस दोनों को मिला दिए थे। 42 में कहा गया उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक समिति बनाए, 43 में उसकी सिफारिशें आई, 45 में उसके चुनाव हुए, प्रतिनिधि सभा में 125 सीटें थी, प्रजामंडल जीता 27, और इधर आपके एक दूसरी कौन सी थी विधानसभा, उसके अंदर सीटें थी 51, प्रजामंडल जीता 3। फिर भी देवी शंकर तिवाड़ी को इसमें मंत्री बनाया गया, जो कि किसी भी रियासत के प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनाए गए थे उसके अंदर। उसके बाद में हमने और पढ़ा कि धीरे धीरे और सुधार हुए। बाद में 48 के अंदर कह दिया गया कि नहीं साहब, जो आपके वीटी कृष्णामाचारी है उनको तो इसका दीवान बना दिया गया,
और जो हीरालाल शास्त्री थे उनको इसका सचिव बनाया गया। देवीशंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल जो थे इनको सचिव बनाए गए, और अजय रामपुरा का ठाकुर और गिरिजपुर का जो ठाकुर था इनको बना दिया गया। उसके अंदर अन्य सचिव बनाए गए थे, ये भी सचिव बना दिए गए, उसमें वो मुख्य सचिव थे हीरालाल जी। और फिर हम पढ़ रहे थे कि ये मंत्रिमंडल तब तक काम करता रहा जब तक कि वृहत राजस्थान का 30 मार्च 1949 को गठन नहीं हो गया था। कुछ बातें हमने और पढ़ी कि जैसे इसे जमनालाल बजाज जुड़े हुए थे, तो बजाज जी के बारे में हम बात पढ़ रहे थे। काशी का बास का रहने वाले थे, गांधी जी के 5वें बेटे थे, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है उनको, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे लंबे टाइम तक। तो बजाज जी की बातें पढ़ी। बजाज जी की वाइफ थे जानकी देवी बजाज। 1956 के अंदर पद्म विभूषण मिला था किसी भी राजस्थानी को पहला। प्रजामंडल के अध्यक्ष रही थी 1944 के अंदर वो। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष रही थी। भूदान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। 108 कुएं खुदवाए थे। हीरालाल जी थे। हीरालाल जी ने एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की एक लिखी थी बुक, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत लिखा था। हीरालाल जी ने एक जयपुर हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया था। जीवन कुटीर 1927 के अंदर बनाया था, जिसमें आपके 1927 वाला बाद में 1935 में वनस्थली विद्यापीठ जो पंचमुखी शिक्षा और गर्ल्स एजुकेशन के लिए जाना जाता है। जमनालाल जी में भी आप चरखा संघ याद रखना, बलवंत सांवला, राम देशपांडे के साथ मिलकर 1927 में उन्होंने चरखा संघ भी बनाया था। फिर हीरालाल जी की वाइफ थे रतन शास्त्री, उनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है 55 और 75 के अंदर। वो भी प्रजामंडल के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेती है। और खूब सारी महिला थी आपके, रमा देवी देशपांडे थे, रमा जोशी थी, सुमित्रा देवी थी, सुशीला देवी थी, शारदा देवी थी, विद्या देवी थी, इंदिरा देवी थी, जैसी कई महिलाओं ने भी इसके अंदर भाग लिया था। ऐसी तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम 1931 में एक और प्रजामंडल बना था जिसकी बात करें। 1931 में एक और प्रजामंडल बना, ये भी 1931 में बना है। तो दो बातें याद रखने वाली सी है कि 1931 में दो प्रजामंडल बने थे। एक बना था जयपुर प्रजामंडल, एक बना था बूंदी प्रजामंडल। 31 से ही अपने प्रजामंडल शुरू होते हैं। कारण भी है कि राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो अजमेर में 1931 में रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद ही प्रजामंडल मूवमेंट ने जोर पकड़ा था। इसके संस्थापक याद रखना, 3 नाम याद करने हैं केवल अपने। तो एक थे कांतिलाल, एक थे नित्यानंद, और एक थे ऋषिदत्त मेहता। 3 बंदों के नाम याद रखना। कौन कौन है नाम देख लो एक बार। अब प्रजामंडल में खूब सारे नाम आएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के याद करना इनको। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। उनमें भी ऋषिदत्त मेहता का नाम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा याद करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ऋषिदत्त मेहता का नाम क्यों याद करना है? एक तो इन ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र है, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। क्या नाम है समाचार पत्र का? समाचार पत्र का नाम है राजस्थान। 7 दिन में एक बार आता था, इसलिए नाम है राजस्थान वीकली, या आप कह दो राजस्थान साप्ताहिक। कहां से निकलता था? ब्यावर से निकलता था। कब निकलना शुरू हुआ? 1923 में निकलना शुरू हुआ। सारी बातें याद रखना भाई। 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। 1923 ईस्वी में ब्यावर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो वह ऋषिदत्त मेहता द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नाम क्या था? तो राजस्थान वीकली। प्रकाशित ब्यावर से होता था, लेकिन इसमें खबरें हाड़ौती की थी। न्यूज जो थी वो हाड़ौती की प्रकाशित होती थी। स्वाभाविक सी बात, जब हाड़ौती का बंदा छाप रहा है, बूंदी का बंदा छाप रहा है, तो खबरें कहां की होगी? तो हाड़ौती की होगी। पर आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर ब्यावर से क्यों छापा? बूंदी से ही छाप लेते। तो भाई बूंदी में राजा का राज था, और राजा के राज में राजा के खिलाफ अखबार में कुछ लिखने की कोशिश करो, राजा ऊपर से चमड़ी झोल ले। गोरे भले थे बापड़े, उनके राज में शांतिपूर्ण ढंग से कुछ भी किया जा सकता था। ब्यावर में अंग्रेजों का राज था, इसलिए अपने तमाम अखबार, ज्यादातर अखबार जो है वो या तो अजमेर से निकले हैं या ब्यावर से निकले, क्योंकि अंग्रेजों के राज में अखबार वगैरह निकालने पे पाबंदियां कम लगा करती थी, इतनी पाबंदियां नहीं होती, वहां पर ऐसी बातें लिखी जा सकती थी। तो ब्यावर से अखबार निकाला था, याद करना भाई। ये कोई पूछ लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके कि समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान वीकली। कितने दिनों में आता था? नाम से पता चलता है, 7 दिनों के अंदर आया करता। कहां से निकलता? ब्यावर। कब निकलना शुरू हुआ? 1923। खबरें किसकी छपती थी? हाड़ौती की। छापता कौन था? ऋषिदत्त मेहता। एक ऋषिदत्त मेहता ने संगठन बनाया था। कौन सा संगठन? ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, वैसे याद रखना।
1927 में अपने एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। 1928 में उसकी एक ब्रांच बनाई थी, राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद। इन्होंने राजपुताना की जगह लगा दिया बूंदी, और इन वाला संगठन हो गया बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। तो एक अलग से संगठन और बनाया था। अब ये नेता थे जी उस टाइम के। आज जैसे नेता होते हैं वैसे उस टाइम के नेता हुआ करते थे। आज भी तो नेता अलग अलग अपनी पार्टियां बना लेते हैं, तो उस टाइम भी नेता अलग अलग पार्टियां बना लिया करते थे। तो पहले प्रजामंडल में भी शामिल थे, फिर एक पार्टी और बना ली थी, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। बूंदी वाले प्रजामंडल में याद रखने वाली बात इतनी है, कौन कौन थे? कांतिलाल जी, नित्यानंद जी, ऋषिदत्त मेहता। तो दो तो वो नाम याद रखना, नित्य कांति आपके, और एक ऋषिदत्त मेहता याद रखना। इनका जरूर इसलिए रखना, एक तो अलग पार्टी और बनाई बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। और अखबार सबसे ज्यादा काम का है, 1923 ब्यावर, राजस्थान वीकली, हड़ौती की न्यूज पब्लिश हुआ करती थी। बस बूंदी प्रजामंडल में इतनी बातें, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं है, अपने इतनी बातें याद कर लोगे तो खूब सारी है। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे तो मैं सामान्य 2 फोटो लगे हुए थे, मैं बता दूं कि जब ये प्रजामंडल वगैरह मारवाड़ में चल रहे थे तो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम तो था उमेद सिंह। इन उमेद सिंह जी के टाइम में इनका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसका नाम था सुखदेव प्रसाद, एक कश्मीरी ब्राह्मण था सुखदेव प्रसाद। और कहते इसकी नीतियां गलत थी, तो इसकी गलत नीतियों के खिलाफ ही यहां पर राजनीतिक जन जागृति आई थी। वैसे भी राजस्थान में सबसे पहले किसी स्टेट के अंदर राजनीतिक जन जागृति आई थी, स्टेट मतलब देसी राज्य, तो मारवाड़। सबसे पहले मारवाड़ वालों ने विरोध करना शुरू किया था। तो सुखदेव प्रसाद इनका प्रधानमंत्री था, कश्मीरी ब्राह्मण था, इसके चक्कर में ऐसा कर लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। जयनारायण व्यास मुख्य नेता थे। तो जन जागृति लाने वाले नेता तो कौन? तो जयनारायण व्यास। और भी खूब सारे थे, पर बड़े नेता जयनारायण व्यास थे। किसके टाइम में घटनाएं हुई? तो उमेद सिंह के टाइम में घटनाएं हुई। क्यों हुई? तो उमेद सिंह का प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद जो था कश्मीरी ब्राह्मण था, और इसकी नीतियां मारवाड़ के लोगों के खिलाफ थी, इसकी नीतियों के खिलाफ कुछ ऐसा हो गया था, इतना याद रखना है। उमेद सिंह की फोटो आ गई तो 2 बातें मेरे दिमाग में आती है तो मैं बता दूंगी। एक तो राजस्थान में सबसे पहले उड्डयन सेवा, एयर सर्विस सबसे पहले यदि किसी ने शुरू की थी तो वो ये आदमी था भाई, उमेद सिंह ने शुरू की थी। एक कभी आप जोधपुर घूमने जाओ तो जोधपुर में एक महल है उमेद पैलेस, चित्तर पैलेस भी कहते हैं या उमेद पैलेस कहते हैं। उमेद पैलेस कह दो या चित्तर पैलेस कह दो। उमेद पैलेस इसलिए क्योंकि उमेद सिंह ने बनवाया, चित्तर पैलेस इसलिए क्योंकि चित्तर के पत्थर का बना हुआ, वो जहां से पत्थर लाया गया था उस जगह का नाम चित्तर के पत्थर से बनाया गया, इसलिए चित्तर महल का दो या उमेद महल का दो। कहते हैं मारवाड़ में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था, उस अकाल के टाइम लोगों को रोजगार देने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, काम के बदले अनाज योजना थी। और मैं चाहूंगा कि इस समय आपके दिमाग में राजसमंद झील आनी चाहिए। जिस प्रकार मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने फेमाइन रिलीफ वर्क्स के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार मारवाड़ के राजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण करवाया था। आज भी जो मारवाड़ की रॉयल फैमिली है वो उस पैलेस के अंदर रहती है। हम कहते हैं कि साहब भारत में सबसे बड़ा कोई पैलेस जिसके अंदर कोई बंदा रह रहा हो वो उमेद पैलेस ही है। इससे बड़ा कोई लिविंग पैलेस भारत के अंदर नहीं है जितना बड़ा कौन सा है, उमेद पैलेस। साधारण सी इस बहाने ये बात याद हो गई। वैसे जब मैं किले महल छतरियां पढ़ाऊंगा तो मैं और बता दूंगा, इतनी बातें याद रख लेना। सुखदेव प्रसाद का नाम थोड़ा याद रखना, कई बार सिंपल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि सुखदेव प्रसाद कहां का प्रधानमंत्री था वगैरह, ऐसी आए तो मारवाड़ का था, इतना याद रखना। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मारवाड़ के अंदर राजनीतिक जागृति शुरू हुई थी, तो वहां पे संगठन बहुत जल्दी बनने शुरू हुए थे, और वहां पर शुरुआत के अंदर एक संगठन बना था मारवाड़ सेवा संघ। याद रखना भाई, तमाम चीजें याद रखना। किसने बनाया? मैंने अभी बताया। राजनीतिक जन जागृति लाने वाले बंदे ही कौन है? तो जयनारायण व्यास है। तो ये संगठन किसके द्वारा बनाया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा बनाया गया। जयनारायण जी ने अध्यक्ष तो बना दिया दुर्गा शंकर जी को, और इसका मंत्री बनाया था प्रयागराज भंडारी को। प्रयागराज भंडारी का नाम याद रखना है, क्योंकि यह ना थोड़े लेस नोन नेम है, कम परिचित नाम है, अपने इतने नाम सुने हुए नहीं होते। और मुझे याद है आरपीसी ने किसी एग्जाम में तो सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लिया था, इनमें से एक कौन सा नेता मारवाड़ प्रजामंडल के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था? ऑप्शन सुनना, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवाड़ी। आप कहोगे सर हमारे तो ज्यादातर ही नाम नहीं सुने हुए, हमारे तो चांदमल सुराणा भी नहीं सुना हुआ, हमारे तो प्रयागराज भंडारी भी नहीं सुना हुआ, जयनारायण व्यास भी आपने तो सर आज ही बताया। पर यदि आपको याद हो तो कल मैं आपको देवी शंकर तिवाड़ी के बारे में खूब सारी बातें बता रहा था।
मैं कह रहा था देवी शंकर तिवारी जो थे वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। देवी शंकर तिवारी जो थे वो जयपुर में पहले गैर सरकारी मंत्री बनाए गए थे, जो किसी भी रियासत के पहले गैर सरकारी मंत्री थे राजस्थान में। हम और पढ़ रहे थे कि बाद में जब मंत्रिमंडल भी बना था तो उसमें भी देवी शंकर तिवारी को वापस ओत लिया गया था। मैंने बताया था देवी शंकर तिवारी ने 1943 में जमनालाल बजाज की याद में एक समाचार पत्र निकाला था लोकवाणी नाम का। तो अब जब इतनी बातें पता हो तो वह जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए था, और उसका उत्तर है वो देवी शंकर तिवारी हो जाता। कि भाई उसके लिए प्रयागराज भंडारी का नाम याद हो नहीं हो, चांदमल सुराणा का नाम याद हो नहीं हो, पर देवी शंकर तिवारी को तो हम जानते हैं। हमें नहीं पता कि प्रयागराज भंडारी मारवाड़ में क्या करता था या चांदमल सुराणा ने मारवाड़ में क्या काम किया था, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि देवी शंकर तिवारी का मारवाड़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि देवी शंकर तिवारी के तो सारे काम जयपुर के अंदर हुए। तो ऐसे क्वेश्चनों के जवाब इस प्रकार भी दिए जा सकते हैं, पर फिर भी अगला कभी घुमा के यूं दे दे प्रयागराज भंडारी का संबंध कौन से प्रजामंडल के साथ रहा था, तो अपने याद रहे कि प्रयागराज भंडारी जोधपुर वालों के साथ में जुड़े हुए थे, जोधपुर में जन जागृति का काम किया था। कौन से संगठन के तहत? तो मारवाड़ सेवा संघ का एक संगठन था, उसके तहत ऐसा किया गया था। ये बात याद रख लेना। तो दो बातें याद रखना, बस ज्यादा तो यही याद रखना। ये तो मैंने आपको नाम याद दिलाने के लिए लिख दिए यहाँ पे, बाकी आप तो सिंपल याद रखना मारवाड़ सेवा संघ कब बनाया गया? 1920। किसके द्वारा बनाया गया? जय नारायण व्यास। खत्म, कोई बात याद नहीं करनी आपको। फिर याद ये करना है कि इस मारवाड़ सेवा संघ ने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन नाम का एक आंदोलन चलाया था। क्या था तोल आंदोलन? ये मैं समझा देता हूं आपको, मैं वापस लिख दूं यहां पे। मारवाड़ सेवा संघ द्वारा आंदोलन चलाया गया। आंदोलन कौन सा? तोल आंदोलन। तोल मूवमेंट 1921 में 1921 ईस्वी के अंदर यह आंदोलन चलाया गया। क्या था इस आंदोलन के अंदर? सुनना, देखो जैसे अब होता है 1 किलोग्राम, जैसे मैं लिख के समझा दूं आपको थोड़ा सा कि अब 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। मान लो भारत सरकार आज घोषणा कर दे कि आज के बाद 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं मानेंगे, हम तो 800 ग्राम मानेंगे। माने जा सकते हैं। 800 ग्राम का 1 किलो मानो भाई, 1000 ग्राम का किलो नहीं मानो। जो आदमी नोट बदल सकता है वो वाट भी तो बदल ही सकता है। ऐसी कैसी घोषणा एक उस टाइम हुई थी। पहले किलो नहीं हुआ करते थे, पहले अपने हुआ करते थे शेर, और एक शेर में 100 तोड़े हुआ करते थे। तो अपने राजस्थान में तो एक शेर में 100 तोड़े होते, और अंग्रेजों वाला जो भारत था उसमें एक शेर में 80 तोड़े होते। तो यहां मारवाड़ की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, श्याम बिहारी। और उस श्याम बिहारी ने कहा कि यार जब अंग्रेजों वाले भारत में, ब्रिटिश इंडिया में एक शेर में 80 तोड़े होते हैं, तो हम एक शेर में 100 तोड़े क्यों कर रखें? और अपने को भी एक शेर के अंदर 80 तोड़े ही कर देने चाहिए, 100 तोड़े नहीं करने चाहिए। तो मारवाड़ में एक शेर का वजन घटा दिया गया था, वेट ऑफ 1 शेर जो था वो रिड्यूस कर दिया गया था, और 100 तोड़े की जगह पे कितने तोड़े का कर दिया गया था? 80 तोड़े का। इस बात के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम क्या है? तोल आंदोलन। ये तोल आंदोलन जिस संगठन द्वारा चलाया गया वो संगठन कौन सा है? मारवाड़ सेवा संघ। नारे लगते थे, श्याम बिहारी कच्चा, मारवाड़ का तोल पक्का। श्याम बिहारी कच्चा आदमी है तुम्हारे, जो कह रहा है कि साहब 100 तोड़े की जगह 80 तोड़े कर दिए जाए। मारवाड़ का तोल पक्का है, हमारे तो एक शेर में 100 तोड़े रहने चाहिए, तो 100 तोड़े रहने चाहिए। फाइनली सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार को जनता की मांगे माननी पड़ी, और सरकार ने कहा नहीं भाई, हम ऐसा कोई भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं, हम तो एक शेर में कितने तोड़े रख लेंगे? 100 तोड़े ही रख लेंगे। प्री में पूछ सकता है कोई, क्या पूछा जा सकता है प्री में? तो तोल आंदोलन कौन सी रियासत में चलाया गया? मारवाड़। तोल आंदोलन कौन से संगठन द्वारा चलाया गया? मारवाड़ सेवा संघ। इसके तहत क्या परिवर्तन किए गए थे? एक शेर में 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े कर दिए गए थे। रिजल्ट क्या रहा? तो एज इट इज स्थिति को मेंटेन करना पड़ गया था। श्याम बिहारी नाम के राजस्व सदस्य की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। मेंस में पूछ सकते हैं आपसे 15 शब्दों में तोल आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप लिखिए 1921 ईस्वी में
मारवाड़ रियासत में मारवाड़ सेवा संघ द्वारा तोल आंदोलन चलाया गया, क्योंकि मारवाड़ रियासत में एक शेर में 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े कर दिए गए थे, परंतु सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। तो आप प्री में भी इसको यूज में ले सकते हैं, कोई मेंस के अंदर भी पूछ सकता है, तो सारी बातें याद रखना भाई। मैं वापस चलता हूं इस पे। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बन रहा है, जयनारायण व्यास बना रहे हैं, यही याद रखना अपने तो। और इसने एक आंदोलन चलाया, तोल आंदोलन। तोल आंदोलन किसने चलाया? मारवाड़ सेवा संघ ने। कब चलाया? 1921 में। क्या किया गया था? एक शेर में 100 तोड़े की जगह 80 तोड़े कर दिए गए थे। किसके कहने पे? श्याम बिहारी कहने पे। क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में ऐसा ही हुआ करता था और सरकार को क्या आना पड़ गया था? बैकफुट पे आना पड़ गया था। खत्म बात। एक संगठन और था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। लंबे टाइम तक यह संगठन भी रहा था। जब ये बना था शुरुआत में 1918 के अंदर ये संगठन बना था, तब शुरू में इसका नाम हुआ करता था मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा नाम से बनाया गया था। इनका नाम याद रखना है, चांदमल सुराणा। अभी देखो, मैंने क्वेश्चन भी बोला था, तो मैंने कहा था कि इनमें से कौन नहीं था, तो मैंने ऑप्शन बोले थे जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, प्रयागराज भंडारी और देवी शंकर तिवारी, जो मारवाड़ से जुड़ा हुआ नहीं था। तो चांदमल सुराणा तो जुड़े हुए इसका मतलब। और चांदमल सुराणा ने एक संगठन बना लिया, मरुधर हितकारिणी सभा, 1918। पर इस संगठन ने भी कोई काम किया ही नहीं। जैसे जयपुर प्रजामंडल बना था 1931 में, पर प्रजामंडल ने कोई काम नहीं किया। फिर फाइनली 5 साल बाद में प्रजामंडल का पुनर्गठन करना पड़ गया था, रीऑर्गेनाइज करना पड़ गया था। एग्जैक्टली सेम ये भी 1918 में बना, इस संगठन ने कोई काम नहीं किया। 5 साल बाद इस संगठन को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, दोबारा करना पड़ा। फिर एक ही बंदा है यहाँ पे ले देंगे, जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास ने 1923 में इसका पुनर्गठन किया और तब इसका नाम बदल के किया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। उधर 1931 में कर्पूर चंद पाटनी बनाते हैं, बजाज पुनर्गठन करते हैं। यहाँ 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा बनाते हैं, जयनारायण व्यास उसका पुनर्गठन करते हैं। इसने भी 2-3 आंदोलन चलाए थे, 2-3 आंदोलन सीधे सीधे से याद रखने वाले। एक तो जो गाय भैंस ये जो पशु होते हैं, पहले इनके निर्यात पे रोक थी कि इनका एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मारवाड़ से बाहर इनको बेचा नहीं जा सकता। सरकार ने इनके एक्सपोर्ट पे रोक हटा दी, क्या इनको बाहर बेचा जा सकता है। बेचा जा सकता तो कोई खरीदार आएंगे, खरीदार आके किसी किसान को जरूरत पड़ेगी तो उससे ले जाएंगे। और भी हो सकता था, सेठ किसी में पैसे मांगता है किसान के अंदर, और सेठ कह दे कि तेरी गाय भैंस मेरे को दे दे। अब तो सेठ इसलिए गाय भैंस नहीं लेके जाता कि मैं करूंगा क्या, मेरे दूध निकालेगा कौन। और सेठ को बताओ कि बाहर बेच सकते, सेठ कहेगा बाहर बेच देंगे। पर अब सेठों को लगता है कि नहीं यार, गाय भैंस ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिकनी तो है नहीं, बाहर तो जाने नहीं देंगे। पर यदि ये रोक हटा दो कि बाहर जा सकती है, फिर तो आप सेठ ले जाएगा, बाहर भी बेच सकता है। किसान के पास सीधा सीधा कोई आगे का देख ले गाय भैंस बेच रहा है क्या, किसान बेच देगा उसको। जयनारायण व्यास ने कहा कि यूं किसान चक्कर में आगे बेच तो देंगे, पर इससे अपने दूध की, घी की, खाद की, इन सब की कमी हो जाएगी। और इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने वापस कहा सरकार को, नहीं भाई, ये जो मादा पशुओं की निकासी पर आपने जो रोक हटाई है, इसके खिलाफ हम तो आंदोलन करें। एक खाद्यान्न के निर्यात के खिलाफ आंदोलन, फूड ग्रेन का भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कारण इसके एक्सपोर्ट पे भी रोक लगाओ, वरना तो अनाज बाहर वाले खरीद के ले जाएंगे और हमारे यहाँ अनाज की और कमी हो जाएगी। तो दोनों याद रखना भाई, मादा पशुओं के, गाय भैंस आदि जो पशु है, कैटल्स, फीमेल कैटल्स है, इनके बाहर जाने पर रोक हटा दी गई थी। फूड ग्रेन्स है, इसके बाहर जाने पर रोक हटा दी गई थी। इन दोनों के खिलाफ वापस रोक लगवाने का काम कोई करता है तो मारवाड़ हितकारिणी सभा करती। दो तो सिंपल सी बात है। फिर एक क्या हुआ, जब अंग्रेजों का राज आ गया, अंग्रेजों की जब संधियां हो गई, तो अंग्रेजों ने इन राज्यों पे शुरुआत में तो संधियां की, संधियों में तो इतना कहा, हम तो आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमें पैसे दे देना, हमारा एक आदमी आपके पास रहेगा जिसको रेजिडेंट कहेंगे। और धीरे धीरे अपने लोग और घुसाने शुरू किए और कहा यार तुम्हारा वित्त मंत्री इतना अच्छा नहीं, हम एक बंदा भेजे, इसको वित्त मंत्री बना दो। यार तुम्हारा एक गृह मंत्री भी इतना अच्छा काम नहीं करता, हम एक बंदा भेजे, इसको गृह मंत्री बना दो। धीरे धीरे अपने लोग घुसाने शुरू कर दिए, और जब उनके लोग घुसने शुरू हुए तो यहाँ के लोकल लोग तो आने बंदी हो गए। तो इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने यह भी मांग उठाई कि भाई लोकल लोग लिए जाएं, हमारे लोग लिए जाएं, नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए। नौकरियों में जब मारवाड़ी लोग ही नहीं आएंगे तो फिर मतलब ही क्या निकला उन नौकरियों का तो अपने आप के अंदर। तो ये बात भी याद रखना कि भाई इन्होंने नौकरियों के मारवाड़ीकरण की भी मांग की थी। आज भी हम ऐसी मांगे करते रहते हैं कि भाई हर एग्जाम में राजस्थान जी के ज्यादा पूछा जाए। क्यों राजस्थान जी के ज्यादा पूछेंगे तो क्या होगा, ताकि बाहर वाले यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र का कोई यहां पर आके एग्जाम ना दे पाए।
वरना राजस्थान जी के कम पूछोगे, इंडियन जी के पूछोगे तो बाहर वाला कोई आके एग्जाम देगा, वो नौकरी लग जाएगा। तो हमारे टाबर कहां जाएंगे, हमारे लोग कहां जाएंगे नौकरी करने के लिए? नहीं साहब, ये गलत है। हमारे लोगों को ही हमारी नौकरियां ज्यादा मिलनी चाहिए, और इसलिए हमारे लोगों को ज्यादा लाने के लिए ये सब भी किया जाना चाहिए। उस समय भी लोग ऐसी मांग किया करते थे, संरक्षणवाद कर दो, प्रोटेक्शन है अपना अपना, सब लोग करते हैं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनके मराठी लैंग्वेज चाहिए, आप पंजाब का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर आपको पंजाबी लैंग्वेज चाहिए, आप गुजरात का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर आपको गुजराती लैंग्वेज चाहिए। सब राज्यों ने अपना अपना प्रोटेक्शन तो कर रखा है। इस मामले में अपने राजस्थान जरूर नाथी का बाड़ा है, कैसे कम से कम भाषा वाला बैरियर तो नहीं है। तो बाद में कहा जाता है भाई हर एग्जाम में यार अपनी जीके तो पूछ लो कम से कम ज्यादा यार। एग्जैक्टली ऐसे ही वो लोग उस टाइम मांग कर रहे थे कि नौकरियों का क्या किया जाना चाहिए, मारवाड़ीकरण किया जाना चाहिए। और मेरे तो बताया हुआ होगा एक बार, गंगा सिंह वाली बात तो मेरे साथ आपको बताई भी होगी कि बीकानेर के अंदर भी बाहर वाले खूब सारे आगे नौकरियां करने लग गए थे। बीकानेर में रहते थे गंगा सिंह जी, हमने पढ़ा था। तो गंगा सिंह जी के टाइम में बाहर वाले खूब सारे लोग आते और आके नौकरियां कर लेते। भाई पढ़े लिखे अपने लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते, ब्रिटिश इंडिया वाले थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनको नौकरियां ज्यादा मिलने लग गई। गंगा सिंह ने बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है महाजन, हम आगे पढ़ेंगे महाजन किसान आंदोलन और पढ़ेंगे। महाजन का जो सामंत था उसको कहा कि यार तू एक काम कर, ये बाहर से जो भी आए ना इनको यार स्क्रूटनी कर, इनको बाहर निकाल, बाहर वाले यहां पे जॉब नहीं करने चाहिए, यहां की जॉब तो यार अपने बच्चों को मिले, अपने लोगों को मिले। अब उस टाइम कोई आरपीएससी तो होती नहीं थी कि एग्जाम ले लो। और उस महाजन के सामंत ने कहा क्या तरीका निकाला जाए कि बाहर वालों को बाहर कर दिया जाए, यहां वालों को नौकरी दी जाए। बहुत सिंपल सा, वो चेयर पे बैठा रहता, कोई बंदा उसके पास आता कि नौकरी चाहिए, तो उसको कहता कि मैं तेरे को 2 वर्ड दूंगा, ये बोल के यदि दिखा देगा तब तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी, वरना तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। वो कहता हाँ सिंपल सी बात है, कोई 2 वर्ड लिख दो, मैं तो अभी बोल दूंगा इनको। फिर वो लिखता, तो ये बोल के दिखा। ये टिपिकल अपने मारवाड़ी आदमी बोल सकता है, खड़ल खड़ल है ये अड़ है, अड़ है। मैंने कई बार इसकी बात बताई होगी। और खड़ल का मतलब होता है प्रवाह, फ्लो, बहना। कि अपने तो भाई बरसात आती है नाला बहता है, तो नालों खड़ल खड़ल चले। बाहर वालों से ये बोला नहीं जाता, जीप पलटती नहीं, उनसे अड़ा बोला ही नहीं जाता, उनके लय ही होता है, कालू नहीं होता, कालू होता है। फिर वो कोई बाहर वाला था, वो इसको बोलता खलल खलल। अब इसका तो मीनिंग चेंज हो गया यार। इस खलल का मतलब तो है प्रवाह, फ्लो। इस खलल का मतलब है बाधा, ऑब्स्टेकल, बैरियर। और जैसे ही उसको खलल खलल बोलता, महाजन वाले सामंत को पता चल जाता ये बाहर का है, और वो कहता है भाई साहब तुम्हारी नौकरी में खलल उत्पन्न हो गई है, तुम अब नौकरी नहीं कर सकते। तो वो बात है, उन लोगों ने नौकरियों के बीकानेरीकरण का या मारवाड़ीकरण का प्रयास किया। इसी प्रकार यहां पर एक संगठन हुआ करता था और इसने भी मांग की कि नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए। संगठन का नाम मरुधर हितकारिणी सभा। कब बना? 1918। पुनर्गठन 1923। किसने किया? जयेंद्रन व्यास। नाम बदल के क्या किया? मारवाड़ी हितकारिणी सभा। 3 आंदोलन। हमारा अनाज भी बाहर मत भेजो, हमारे जो मादा पशु फीमेल कैटल्स है उनको भी बाहर मत भेजो, वरना हमारे दूध, घी, खाद, अनाज इनकी कमी हो जाएगी, और नौकरियों में हमारे लोग ज्यादा लिए जाए। 2 संगठन, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ सेवा संघ तोल आंदोलन चला रहा है, इसके 2-3 आंदोलन और। हालांकि सुखदेव प्रसाद ने जब ये देखा तो वो यूं जाड़ भींच के रह गया। उसने कहा यार ये क्या तरीका है, मेरी हर चीज के खिलाफ तुम आंदोलन कर रहे हो। और सुखदेव प्रसाद ने इस मारवाड़ हितकारिणी सभा को दबाने के लिए एक संगठन बनवा दिया था, राजभक्त हितकारिणी सभा। देख लो नाम से, वो राज के खिलाफ आंदोलन कर रही है, इसका तो नाम ही है कि हम तो राज के क्या है, भक्त। तो कोई ये भी पूछ ले कि भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा को दबाने के लिए सुखदेव प्रसाद, जो कि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा कौन सा संगठन स्थापित कर दिया गया था? तो राजभक्त हितकारिणी सभा बना दिया गया था। ये याद रख लेना एक बात। अब 1927 के अंदर बनी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। हम पढ़ रहे हैं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एक संगठन बना था, 1927 के अंदर बना था। 1928 के अंदर बन गया था आपके राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। अब जब ये मारवाड़ हितकारिणी सभा नहीं बनी हुई थी, मैं वापस एक बार पीछे जाऊं, मारवाड़ हितकारिणी सभा जब ये आंदोलन वगैरह चला रही थी, सरकार इसके खिलाफ वापस राजभक्त हितकारिणी सभा चला रही है, सुखदेव प्रसाद ने एक काम और किया। एक तो संगठन बना के इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की, एक
इनके साथ जो नेता जुड़े हुए थे मारवाड़ हितकारिणी सभा के, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। बड़ा नेता कौन? जयनारायण व्यास। तो इनका व्यास कौन गिरफ्तार किया जाए? कई नेताओं को तो वैसे पाबंद किया गया कि दिल्ली थाने में आगे हाजिरी लगाओ, तुम ये आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते, थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। व्यास जी को लगा यार ये तो बेइज्जती है, गिरफ्तार कर लेंगे तो बेइज्जती, इस प्रकार यदि पाबंदी लगाई जाएगी तो बेइज्जती। तो कहते हैं व्यास जी 1927 में ब्यावर चले गए थे, कई दिन बीकानेर रहे थे, कई दिन पाली में गांव पड़ता है बगड़ी, वहां पर रहे थे, फाइनली चले गए ब्यावर। ब्यावर में उस टाइम एक बंदा रहा करता था, मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी गांधी जी वाले खास। मणिलाल कोठारी ब्यावर में क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। 1927 की बात है, राजस्थान सेवा संघ टूट रहा है, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में बन नहीं रही है। यह आजकल राजस्थान सेवा संघ का मुखिया है, राजस्थान सेवा संघ को यह संभाल रहा है, यही अखबार को संभाल रहा है। राजस्थान सेवा संघ का अखबार कौन सा? तरुण राजस्थान, अपना पढ़ाया हुआ, इसको संभाल रहा है। और मणिलाल कोठारी ने जब व्यास जी जैसा एनर्जेटिक बंदा देखा, इंटेलिजेंट बंदा देखा, तो उसने कहा वेरी गुड, तू यहां बहुत अच्छे आया और तू एक काम कर, ये अखबार तो तू संभाल ले अपने। और 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान अखबार किसके जिम्मे दे दिया गया? जयनारायण व्यास के। वापस बात याद कर लेना, इस अखबार की तमाम बातें मेरी बताई हुई है कि अखबार नवीन राजस्थान नाम से था, बाद में तरुण राजस्थान नाम हुआ, विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे, रामनारायण चौधरी जुड़े हुए थे, शोभालाल गुप्त जुड़े हुए थे और जयनारायण व्यास जुड़े हुए थे। बातें याद कर लेना। शोभालाल गुप्त को तो इसके चक्कर में 2 साल की सजा और हुई थी, ये भी बताया हुआ। बाद में इससे जयनारायण व्यास जुड़ गए थे, वो इसको बाद में ब्यावर से निकालने लगे थे। कैसे क्या है वो आप समझ लो, देख लो कि 1927 में मणिलाल कोठारी ब्यावर में रहते थे, राजस्थान सेवा संघ और तरुण राजस्थान के मुखिया सर्वे सर्वा वो ही हुआ करते थे। व्यास जी 27 में उनके पास गए, मारवाड़ में जब पाबंदियां लगाई गई उनपे, तो व्यास जी ने तरुण राजस्थान का संपादन करना शुरू कर दिया था। और तरुण राजस्थान में बाकायदा एक वो कॉलम ही लिखने लग गए थे, खुद का एक कॉलम लिखते थे, वर्तमान मारवाड़। और इस कॉलम के अंदर मारवाड़ में क्या क्या कमियां है वो बताया करते थे। तो एक तो इस अखबार में वर्तमान मारवाड़ी निकालते थे, एक और कहते हैं एक दिल्ली से पेपर निकलता था, प्रिंसली इंडिया। प्रिंसली इंडिया करके एक दिल्ली का पेपर था, इसमें भी व्यास जी ने एक लेख लिखा था, मारवाड़ में कुशासन, बैड गवर्नेंस, मारवाड़ राज्य में कुशासन नाम करके एक लेख लिखा था। और तरुण राजस्थान में तो एक दिल्ली का ही उनका, जब भी वो निकलता तो रेगुलर दिल्ली क्या रेगुलर कॉलम का दो वर्तमान मारवाड़ नाम का रेगुलर कॉलम तो व्यास जी का किस में निकलता था? तरुण राजस्थान में। वो उसके संपादक बन गए थे ब्यावर से। और उधर प्रिंसली इंडिया में उन्होंने मारवाड़ राज्य में कुशासन, बैड गवर्नेंस इन मारवाड़ स्टेट नाम का एक कॉलम छापा था, उसके अंदर एक लेख लिख के भेजा था। तो व्यास जी को अब यूं मतलब प्रांतीय स्तर पर, देश के स्तर पर लोग जानने लगे। और मैंने बताया था 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ है, उसके गठन में भी इस बंदे का बड़ा जोरदार योगदान है। मणिलाल कोठारी जो थे ये उससे जुड़े हुए थे, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, इन्हीं लोगों ने वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनाई थी। कोठारी के खास हो रखे आजकल व्यास जी, इसलिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जब बनी तो व्यास जी को भी उसका सदस्य बनाया गया था। जोधपुर से 2 मेंबर लिए गए थे, एक तो व्यास जी, एक कन्हैयालाल कलंतरी। याद कर लो, पहले भी 2 जगह नाम पड़ा हुआ है, अब देख लेना आप कहां का नाम, आप इंडेक्सिंग बनाने की कोशिश करना है, कन्हैयालाल कलंतरी का नाम आपने और कहां पड़ा है। तो इन 2 को उसके अंदर लिया गया था, खूब सारे मेंबर लिए गए थे। मैंने बताया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में विजय सिंह पथिक अपने उपाध्यक्ष थे, रामनारायण चौधरी अपने राजपुताना और मध्य भारत के सचिव थे। जोधपुर से 2 मेंबर थे, जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंतरी। बीकानेर से 2 मेंबर लिए गए थे, रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार। कोटा से 2 मेंबर हुआ करते थे, नैनूराम शर्मा और शंकरलाल शर्मा। करौली के एक मेंबर हुआ करते थे, त्रिलोक चंद माथुर। ऐसे करके खूब सारे मेंबर तो उसमें खूब ही लिए गए थे। व्यास जी को उसका मेंबर और बनाया गया, तो व्यास जी में और जोश, तो व्यास जी का लो। अब व्यास जी 1927 की अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य, 28 में अपने राजस्थान में राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद बनी गई। व्यास जी ने 1929 में किया खुड़का और व्यास जी का हम बनाएंगे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। तो व्यास जी का एक संगठन और है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। और उन्होंने कहा हम तो इसका अधिवेशन और करेंगे। तो अधिवेशन की बात हो रही है, साहब अधिवेशन करेंगे, पर अधिवेशन पे रोक लगा दी गई। 11-12 अक्टूबर 1929 को अधिवेशन करना चाहते थे। जोधपुर के राजा को पता चला कि साहब व्यास जी ने अधिवेशन करना चाहते, उसने कहा व्यास जी मैं टांगे तोड़ूंगा, इधर यदि मीटिंग वीटिंग करने की कोई कोशिश की गई देख लेना। और इनको गिरफ्तार और कर लिया गया। व्यास जी को, एक आनंदराज सुराणा थे, उनको एक भंवरलाल सर्राफ थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया और नागौर में इन पे एक ट्रायल कोर्ट बनाया गया। नागौर कोर्ट के अंदर इन पे मुकदमा चलाया गया। भंवरलाल सर्राफ गिरफ्तार हुए।
नागौर की एक विशेष अदालत में स्पेशल कोर्ट बनाया गया, ट्रायल कोर्ट बनाया गया और कहीं पे मुकदमा चलाया। सजा हुई थी जयनारायण व्यास को 2.5 साल की, बाकी को 2-2 साल की इसके अंदर सजाएं और हुई थी। तो याद रखना कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब है? 1929। वैसे याद रखना 27 में अखिल भारतीय, 28 में राजपूताना, 29 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद जयनारायण व्यास ने बनाई थी। व्यास जी, सुराणा और सर्राफ, सर्राफ का नाम याद रखना आगे, भंवरलाल सर्राफ आगे और काम आएगा आपने। इन तीनों को गिरफ्तार करके नागौर की एक विशेष अदालत में इन पे मुकदमा चलाया गया। अब वो अपना पुराने वाला एक संगठन जो है, भाई इस पे तो रोक लगा दी, इस पे तो काम नहीं करने दे रहे आप। पुराने वाला संगठन कौन सा? मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने कहा ऐसे कैसे? और मारवाड़ी हितकारिणी सभा ने इनके मुकदमे पे बाकायदा एक पंपलेट छापा था, जिस पंपलेट का नाम था मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। पूरा नाम ये है इसका, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान देश आगे नागौर मुकदमे का फैसला। किसने छापा था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब कोई ये पूछ ले कि भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला नाम से एक पंपलेट पब्लिश किया गया था, इसके अंदर कौन कौन बंदे इस केस के अंदर सम्मिलित थे? तो जयनारायण व्यास थे, आनंदराज सुराणा थे और भंवरलाल सर्राफ थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो 1929 में तो राजा ने वहां पे सम्मेलन नहीं करने दिया। अब 1930 में इधर गांधी जी एक आंदोलन शुरू कर देते हैं अपने, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम करके गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया 1930 के अंदर। दांडी मार्च आप सुनते हो, 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू की, उस दिन से वो आंदोलन शुरू हो जाता है। 1 साल तक आंदोलन पीक पे रहा, भयंकर भयंकर वाला। 90,000 लोग सड़कों पे थे, आंदोलन के अंदर थे। उस समय 90,000 बहुत बड़ी बात थी। फाइनली अंग्रेजी सरकार घबराई और 5 मार्च 1931 को अंग्रेजों का गवर्नर जनरल इरविन गांधी जी को बराबर बिठा के समझौता करता है। कोई पहला समझौता है जिसमें अंग्रेजों ने भारत के किसी नेता को बराबर बिठाया, तो वो भी गवर्नर जनरल। और गांधी जी को कहा, गांधी जी आप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो। हम वहां और पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने कहा कि आप ये तो ले लो वापस, और लंदन में 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है और दूसरा गोल मेज सम्मेलन होने वाला है, और उसके अंदर भाग ले लो। आप उसमें जाओ और उसके अंदर जाके अपनी मांगे रख दो। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था और 2nd गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन चले गए थे। और इसकी बातें मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पर उस समझौते में एक बात और थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर दिया जाए। आंदोलन के दौरान जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने हिंसा नहीं की हो, याद रखना इस बात, वे कैदी जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, नॉन वायलेंट आंदोलन के अंदर शामिल थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनको रिहा किया जाए। तो अंग्रेजों की भारत सरकार ने वो सारे के सारे कैदी रिहा कर दिए थे। तो अपने यहां जोधपुर के राजा ने भी जो कैदी थे वो रिहा कर दिए थे। तो ये व्यास जी, सुराणा, सर्राफ सारे बाहर आ गए। बाहर आते इन जोश इनके अंदर, इनका अब करेंगे सम्मेलन। सम्मेलन तो करना है, पर वही बात, जोधपुर में तो सम्मेलन कर नहीं पाओ, मारवाड़ के अंदर तो सम्मेलन कर नहीं पाओ। मारवाड़ में सम्मेलन करो तो राजा वापस पकड़ के अंदर डाल दे आपको। तो दिमाग लगा कि राजस्थान में से कौन सी जगह है जहां पे सम्मेलन किया जा सकता, राजा नहीं कहे। एक ही जगह थी, अजमेर। गोरे भले आदमी बापड़े, सम्मेलन के लिए, अखबारों के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कोई मना नहीं। जो तुम्हारे जी में आए वो कर लो, शांतिपूर्ण ढंग से तो गालियां निकालो, बोले हिंसा नहीं करना। तो इन्होंने कहा आपने तो अजमेर में मीटिंग कर लेते हैं। व्यास जी ने और दिमाग लगाया कि यार लोगों को कहेंगे ना अजमेर चलो, तो लोग कहेंगे यार जोधपुर से अजमेर क्यों जाएं, अपने एक काम करते हैं, पुष्कर में करते हैं अधिवेशन। लोगों कहेंगे ना पुष्कर चलो, तो पुष्कर वाला थोड़ा लोगों में रहता है, नहाने और नहीं तो वर्मा जी के दर्शन ही करके आएंगे। पुष्कर तीर्थ स्थान है, तीर्थराज है, कोंकण तीर्थ है, वो तीर्थों का मामा है। व्यास जी ने लगाया दिमाग और व्यास जी ने कहा कि मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद जो है, मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो हमारी पार्टी है, इसका पहला अधिवेशन हम तो पुष्कर के अंदर बुलाएंगे। तो इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? पुष्कर में। ये याद रखना, फर्स्ट सेशन पुष्कर में हुआ 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर के अंदर सम्मेलन बुलाया गया था। याद रख लेना भाई, ये लिखा हुआ है पुष्कर। अब जब अजमेर में अधिवेशन होगा, अजमेर के पुष्कर शहर में अधिवेशन होगा, तो अजमेर वाला उनका अध्यक्ष हम बनेंगे भाई साहब। और मैंने बताया था अजमेर के आर्य समाज के कार्यकर्ता हुआ करते थे, अखिल भारत उससे राजपूताना मध्य भारत सभा से उनसे भी जुड़े हुए थे, चांदकरण शारदा।
मैंने बताया था इनके एक भाई और होते थे, हरविलास शारदा, जिनके नाम पर अपने बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाया हुआ है, शारदा एक्ट। वो चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष थे। देखो बात, अधिवेशन किसका? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का। हो कहां पे रहा है? पुष्कर के अंदर। कब हो रहा है? 1931। अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? चांदकरण शारदा। पार्टी किसकी है? जयनारायण व्यास की। पर अब अजमेर में अधिवेशन हो रहा, अजमेर का पुष्कर शहर, याद रखना, अजमेर नहीं, अजमेर के पुष्कर शहर में चांदकरण शारदा अध्यक्ष है और जयनारायण व्यास अब बड़े नेता बने हुए थे। कुछ बड़े बड़े लोगों को बुलाया। बड़े बड़े लोग कौन? एक तो मणिलाल कोठारी, व्यास जी के अब दोस्त हो ही रखे। व्यास जी ने कहा मणिलाल जी आप तो, और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे तो मणिलाल जी। गांधी जी का, गांधी जी आप आओ। गांधी जी ने कहा मेरे पास तो टाइम है नहीं। गांधी जी फिर अपने धर्मपत्नी को आगे कर देते, इसको ले जाओ, ये चली जाएगी। तो जयपुर वाले में भी वो आई थी और इधर भी डोकरी को भेज दिया बापड़ी को। कस्तूरबा गांधी इधर है। एक गांधी जी की खास दोस्त हुआ करते थे, काका कालेरकर। कहा लो मेरे फ्रेंड को ले जाओ। खुद की लुगाई, खुद का फ्रेंड, खुद का पीए। मणिलाल कोठारी पीए के भूमिका निभाया करते थे। इनको कईयों को भेज दिया कि जाओ यार तुम और देख क्या हो मैटर वहां का, क्या क्या चल रहा है। तो कौन कौन आए थे? कस्तूरबा गांधी आए थे, काका कालेरकर। काका कालेरकर का नाम याद रखना, भारत के फर्स्ट ओबीसी कमीशन, पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कोई अध्यक्ष थे तो काका कालेरकर थे। ये बात भी याद रखना आप। तो काका कालेरकर बाद में आजाद भारत के अंदर एक बड़े नेता हुए अपने, इन्होंने भाग लिया। 22 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कितने प्रस्ताव पारित हुए? 22 प्रस्ताव इस अधिवेशन के अंदर पारित किए गए। तो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसकी सारी बातें याद रखना। पार्टियां खूब बनाई। फिर कहा यार कोई संगठन जो होता है उसमें जब तक युवाओं की भागीदारी ना हो मजा नहीं आता। हमने पढ़ा था उधर विजय सिंह पथिक ने भी उपरमाल सेवा समिति बनाई थी युवाओं के लिए। जयनारायण व्यास ने फिर एक पार्टी बनाई। यहां सारी पार्टियां जयनारायण व्यास ही बनाएंगे अपने। ये आपने काम ठीक है, ज्यादा नाम याद नहीं करने। मारवाड़ यूथ लीग, यूथ लीग नाम से पता चलता। सन याद रखना, मुझे याद है किसी एग्जाम के अंदर ये सन पूछा हुआ, तारीख पूछी हुई 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने अपने घर पे ही ये संगठन बनाया था। ये मत याद करना। मंत्री मंत्री आपके याद इतने ज्यादा नाम याद नहीं होंगे। भीमराज पुरोहित, मानमल जैन मत याद करना। इतना याद रखना कि मारवाड़ यूथ लीग किसके द्वारा बनाया गया? जयनारायण व्यास। कब बनाया गया? 10 मई 1931। कहां बनाया गया? अपने घर पे ही बनाया गया। युवाओं का तो शामिल होना जरूरी है भाई, बनता है अपने आप। सरकार ने कहा कि छोरों वाले संगठनों पर रोक लगाओ रे, हटाओ इस संगठन को। और सरकार इस पर रोक लगाने वाली थी, इतने बड़ों दिमाग लगाया। अच्छा युवकों का नहीं बनाने दे रहे, अपने नाम चेंज करो। अपने को तो हम तो बालकों का बना रहे हैं, छोटे छोटे। इस बार संगठन का नाम बदल के कर लिया बाल भारत सभा। सरकार उस पर रोक लगाने वाली थी तो इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग को, सरकार ने रोक लगाई तो इन्होंने दूसरा संगठन बना लिया था, बाल भारत सभा नाम का एक संगठन बना लिया था। मारवाड़ यूथ लीग बड़ा संगठन रहा था इनका। इवन जो आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा हुआ करती थी, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का तो बाद में विलय किया गया था मारवाड़ यूथ लीग के अंदर, पर इन्होंने दूसरा बाल भारत सभा 1931 में बना ली। छगन राज चौपासनी वाला था। इनके बारे में एक बात याद रखना। छगन राज चौपासनी वाला की एक बात बताता हूं, सुनना, वापस सुनना। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर। कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बनाए गए। और 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर लास्ट दिनों में 29, 30, 31 दिसंबर को अधिवेशन चला करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। पहली बार अध्यक्ष बने हुए, यंग एकदम अध्यक्ष बने हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आज इस रावी नदी के तट पर घोषणा करता हूं कि कांग्रेस अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करती है। पूरी आजादी चाहिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज। हम मॉडर्न इंडिया में और याद करेंगे कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन के अंदर की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ऐसी मांग करते हैं। और नेहरू जी ने कहा और अगले महीने के लास्ट संडे को हम आजादी का दिन मनाएंगे। दिसंबर में अधिवेशन हो रहा था, अगला महीना कौन सा? जनवरी। साल चेंज हो जाएगा 1930। लास्ट संडे पड़ रहा था 26 को। तो कहा 26 जनवरी 1930 को हम आजादी का दिन मनाएंगे। हम घोषणा करते हैं कि अंग्रेजों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, हम आजादी की घोषणा कर रहे हैं और 26 जनवरी को आजादी का दिन मनाएंगे। उसके बाद से जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था, हर 26 जनवरी को हम आजादी का दिन मनाया करते थे।
तो जब तक हम आजाद नहीं हुए थे तब तक हमारे आजादी का दिन कौन सा था? 26 जनवरी 1930 से हमने ये मनाने शुरू कर दिए थे। ये तो लॉर्ड माउंटबेटन अपने को आजाद कर गया था 15 अगस्त, इसलिए बाद में आजादी का दिन 15 अगस्त करना पड़ा। पर फिर कहा यार 26 जनवरी का क्या दोष है? इतने सालों से, पिछले 16-17 सालों से तो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो कहा चुप रहो और किसी को मत बताना, 26 जनवरी को हम अपना संविधान बनाएंगे। पर भाई साहब संविधान भी बन गया 26 नवंबर। अब 26 जनवरी तो फिर लावारिस। फिर कहा बस इस बात को यही दबा दो, हम संविधान लागू करेंगे नहीं, अपने संविधान लागू करेंगे 26 जनवरी को। तो फिर उस 26 जनवरी का देखो कितना इंपॉर्टेंस है कि हमने उस दिन लागू किया, उसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया। पहले हम 26 जनवरी को क्या मनाते थे? तो इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे। 1930 से मनाने शुरू किए, 1930, 1931, 1932। 1932 में इसी लड़के ने, छगनराज चौपासनी वाले ने, जोधपुर के अंदर ये आजादी का दिन मना दिया था और जोधपुर के अंदर भारत का झंडा फहरा दिया था। याद रखना, कोई पूछेगा कि 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में भारतीय झंडा फहराने वाला नवयुवक कौन था? छगनराज चौपासनी वाला। जोधपुर के पास एक गांव है चौपासनी, वहां का रहने वाला था, नाम छगनराज था। चौपासनी का रहने वाला, इसलिए नाम क्या पड़ गया? छगनराज चौपासनी वाला। आपको लगता है क्या बड़ी बात है सर, फहरा लिया तो झंडा फहरा लिया? नहीं साहब, आप जोधपुर नाम के एक देश में भारत नाम के देश का झंडा नहीं फहरा सकते। उस समय जोधपुर भारत का पार्ट नहीं था। अपराध है दूसरे देश का झंडा फहराना, और उसमें भी तब कि जब जोधपुर अंग्रेजों का सहायक है, जोधपुर अंग्रेजों के साथ संधि है, और कांग्रेस का जो झंडा है वो अंग्रेजों की खिलाफत करता है, इसलिए ऐसे झंडे नहीं फहराए जा सकते थे। ऐसे झंडे फहराने वालों का जिगरा है उस टाइम के अंदर। वो किस बंदे ने दिखाया था? छगनराज चौपासनी वाला। दोनों बातें याद रखनी, एक तो झंडा फहराया था, एक इन्होंने एक संगठन बनाया था बाल भारत सभा। मारवाड़ यूथ लीग पे रोक लगाने वाले थे, इसलिए फटाफट इन्होंने दूसरा कौन सा बना लिया? बाल भारत सभा बना लिया था। बस फाइनली अब जाके प्रजामंडल है आपका। पहले मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, बाल भारत सभा, अब प्रजामंडल। 1934 में प्रजामंडल बना था। सन याद रखना एक तो। प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे। मैंने जो बताया उस नागौर वाले मुकदमे में आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ और आपके जयनारायण व्यास थे, इनका नाम याद रखना। भंवरलाल सर्राफ अध्यक्ष थे, तो मुख्य नेता, बाकी सभी जुड़े हुए हैं, व्यास जी भी जुड़े हुए थे, पर इनका नाम थोड़ा विशेष तौर पर याद कर लेना। सर्राफ का नाम पूछ सकता है क्योंकि इनको अध्यक्ष वगैरह बनाया गया था इसका, ये याद रखना। किस लिए बनाया गया? प्रजामंडलों की एक ही मांग थी, उत्तरदायी शासन स्थापित करो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और मूल अधिकार दिए जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। किसी भी आदमी को यूं क्यों गिरफ्तार कर लिया जाए? राजा के जब मन में गिरफ्तार कर ले तो नहीं साहब ये सब नहीं होनी चाहिए, तो मूल अधिकार दे दो हमें और उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। सारे प्रजामंडलों की एक ही मांग थी, इसकी भी यही मांग। आगे पढ़ लेते। फिर एक दो को छोटी छोटी पार्टियां, और नाम याद हो तो भली बात, नहीं याद हो तो भली बात। एक नेता थे रणछोड़ दास गट्टाणी, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो इन्होंने कहा मैं कांग्रेस वालों की सहायक एक पार्टी बना लूंगा, और कांग्रेस वालों की पार्टी बना ली, सिविल लिबर्टीज यूनियन, नागरिक स्वतंत्रता संघ। नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो लो पार्टी बना दो, नागरिक स्वतंत्रता संघ 1936 में। और कहा ये पार्टी, कहा हम तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। अरे तुम्हारे प्रजामंडल चल रहा है ना, ना हम कांग्रेस को ही मानेंगे। ये रणछोड़ दास गट्टाणी एक पार्टी और बना रहे हैं। ये काम की बात, अगले काम की बात याद करना। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। उस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद या ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो थी, 1936 में उसका एक सम्मेलन हुआ कराची के अंदर उसका एक सम्मेलन हुआ। ये याद करना। इसमें अपने जोधपुर वाले जयनारायण व्यास को बनाया गया महामंत्री। बड़ी बात है, जोधपुर का जयनारायण व्यास पूरे भारत की एक पार्टी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन में पूरे भारत के महामंत्री बन रहे हैं। बड़ी बात हुई भाई। ये बात जोधपुर के राजा को पता चली, और जोधपुर के राजा ने जयनारायण व्यास के जोधपुर आने पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, व्यास जी जोधपुर से जाके बड़ी फड़फड़ करते हैं, मतलब यूं कराची में जाके महामंत्री बनोगे, हमारे खिलाफ और बोलोगे, तो जोधपुर आके दिखाओ। देखे, जोधपुर नहीं आ सकते आप। व्यास जी को पता था जोधपुर जाते तो गिरफ्तार कर लेगी सरकार। व्यास जी जोधपुर आए नहीं, व्यास जी चले गए थे इधर से बॉम्बे, और बॉम्बे में एक अखबार निकालना शुरू कर दिया था, अखंड भारत।
कौन सा अखबार निकालना शुरू कर दिया था? हिंदी के अंदर एक न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया था, अखंड भारत नाम करके। कहां से निकालते थे? बॉम्बे से। कब निकालना शुरू किया? 1936 के अंदर वहां से यह अखबार निकालना शुरू कर दिया। पर हालत खराब हो गई, न अखबार से पार पड़े, घर आने नहीं दे रहे। बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, व्यास जी ने बॉलीवुड में ट्राई करने का प्रयास किया। व्यास जी बहुत अच्छे डांसर थे, बहुत अच्छा डांस किया करते थे। व्यास जी को लगा यार एक चांस इधर रूपहाले पर्दे पर 17 mm के पर्दे पर 70 mm के पर्दे पर मिल जाए, यदि इधर कैरियर बना ले थोड़ा ठीक रहे। पर भाई फिल्मों में भी ऐसे काम तो कैसे मिल सकता है जल्दी से, उधर फिल्मों में भी काम नहीं मिले। अब सुनना बात बड़ी जोरदार से, यह बात बीकानेर के एक राजा को पता चली, गंगा सिंह। गंगा सिंह पढ़ा है हमने, गंगा सिंह को पता चली कि यार अपने जोधपुर वाले नेता है व्यास जी, बॉम्बे रहते हैं, हालत खराब है और फिल्मों में काम करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। गंगा सिंह ने पहले तो व्यास जी को लेटर भेजा कि व्यास जी पैसे वैसे चाहिए तो शर्म मत करना, बता देना आप तो मैं भेज दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप राजाओं को गालियां निकालते हो, हमारे खिलाफ बोलते हो। दुश्मनी अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद, पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस अपनी जगह है। मानवता नाम की भी चीज होती है, ह्यूमनिटी नाम की भी चीज होती है। व्यास जी ने कहा साहब आपने कहा वही बहुत बड़ी बात है, पैसे टक्के की तो जरूरत नहीं, मेरे दिक्कत यह है कि जोधपुर जाने नहीं दे रहे हैं, कोई घर ही नहीं जाने दे रहे हैं। गंगा सिंह का व्यास जी वो फिल्मों में तो मत ही काम करना यार, और आपके जोधपुर वाली मैं बात करता हूं। उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डोनाल्ड फील्ड, अंग्रेज था, एक प्रधानमंत्री था। गंगा सिंह ने 1937 में डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखा और डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिख के कहा कि पीएम डोनाल्ड फील्ड साहब, मैं इस बात को समझता हूं जयनारायण व्यास राज्य के खिलाफ बोलता है, राज्य की नीतियों की आलोचना करता है, पर फिर भी मेरा आग्रह है आपसे कि बंदे को घर तो आने दिया जाए। मतभेद अपनी जगह पर रहेंगे, पर किसी आदमी को ऐसे भी टॉर्चर नहीं करना कि घर भी नहीं आ पाए, और प्लीज आप इस आदमी को घर तो आने दो। बाद में जोधपुर वालों ने भी बात मान ली और व्यास जी के जोधपुर आने पे जो पाबंदी लगी हुई थी वो हटवा दी थी। याद रखना 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हुआ है। व्यास जी पूरे भारत के महामंत्री बने हैं। जोधपुर राज्य ने उनकी एंट्री बैन कर दी है। व्यास जी बॉम्बे जाके अखंड भारत निकालने लग गए हैं। हालत खराब हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है। बीकानेर का राजा गंगा सिंह जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को 1937 में लेटर लिखता है और लेटर लिख के इस रोक को हटवाता है। पर एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने खूब सारे लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता हुआ देखा है कि व्यास जी की एंट्री जब जोधपुर में बैन कर दी गई थी तो राजस्थान का कौन सा राजा इसे लेटर लिख के उसकी एंट्री को हटवाने की कोशिश करता है? बीकानेर का राजा गंगा सिंह है। लेटर किसको लिख रहा है? तो जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को वो लेटर लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये रणछोड़ दास गट्टा ने इनका काम पार्टियां बनाना है जी। पहले ये बना ली एक नागरिक स्वतंत्रता संघ, जीव नहीं भरा आदमी का, एक और बना ली मारवाड़ लोक परिषद बना लो अपने, नाम याद कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। तो मारवाड़ लोक परिषद बना ली थी। ये मारवाड़ लोक परिषद बनाई तो वापस सरकार ने एक बना दी राजभक्त देश हितकारिणी सभा। सरकार की तरफ से एक वकील साहब थे गणेश दास बोरा, उनका सब भली बात है, ये तुम कई लोक परिषद बना रहे हो, इनमें कुछ ही नहीं पड़ा, अपना राज्य सबसे अच्छा है, अपने राजा से बढ़िया कोई राजा नहीं है। वकील साहब खुद कर रहे हैं इस बात को, तो वकील साहब ने बना ली थी राजभक्त देश हितकारिणी सभा। नाम से पता चलता है कि सरकार के पक्ष में बनी होगी, तो याद रखना इसके खिलाफ ये पार्टी खड़ी कर दी गई थी। याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला गांधी जी का। इन्होंने कहा भाई हमें भी भाग लेना इस भारत छोड़ो आंदोलन में। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलने की बात आई, लगा कि ये लोग भी भाग ले सकते हैं, सबको गिरफ्तार किया गया। व्यास जी को तो पकड़ के सिवाना किले में हाउस अरेस्ट कर दिया गया कि इनको तो सिवाना किले के अंदर रखा जाए, और बाकी सारे नेताओं को जालोर किले के अंदर। बाकी जितने नेता थे इनको कहा भाई आपको जालोर के किले में बंद किया जाता है, इनको जालोर के किले में कर दिया था। इतना याद रख लेना बस थोड़ा सा कि कहां किसको गिरफ्तार किया गया था। व्यास जी को सिवाना में, बाकी सबको जालोर। बातें बड़ी बड़ी तो इतनी थी सीधे सीधे से। ये थोड़े से याद रखनी है कि जोधपुर में कौन बड़े बड़े नेता आए थे।
इनमें भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो ये याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आके गए थे। इस घटना ने जोधपुर में बड़ा यूं प्रभाव डाला था। अपने बर्थडे वाले दिन हो रहे थे, सुभाष का बर्थडे है 23 जनवरी 1938 को आए थे और जोधपुर में एक जगह पड़ती है गिरदी कोट। इस गिरदी कोट के अंदर एक सभा को संबोधित करके गए थे। पहले ऊपर वैसे नाम तो सभी देख लेना, पट्टाभी सीतारामैया, ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे 1936 में, तो ये आके गए थे। भूलाभाई देसाई एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे, ये आके गए थे। सुभाष आए थे। नेहरू जी की बहन हुआ करते थे विजय लक्ष्मी पंडित, ये आके गए थे। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में तो आप और सर्च मारना, खूब सारी जानकारियां मिलेगी। मैं अगले लाइव में आपसे पूछूंगा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में कि आपने क्या जाना है, इसके बारे में क्या नहीं जाना है। पंडित द्वारकानाथ कचरू और ये आपके सारंगधर व्यास आके गए थे। नेहरू जी खुद आए थे 45 में, और नेहरू जी आए थे वो तो आगे इसके अंदर फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप तो बेसिकली अपने सुभाष वाला याद रखना, बर्थडे के अवसर पे आए थे, गिरदी कोट के अंदर एक सभा को संबोधित करके गए थे सुभाष। ये याद रखने वाली है। जोधपुर के प्रजामंडल ने 2 दिवस मनाए थे 1936 में, दोनों सन याद रखना, तारीख याद नहीं करनी इनकी। 36 में एक दिवस मनाया था कृष्णा दिवस, एक मनाया था शिक्षा दिवस। नॉर्मल समझ लो मेरी। कृष्णा दिवस मनाया गया था बॉम्बे में, शिक्षा दिवस मनाया गया था जोधपुर में। सीधे सीधे याद रखना है, पूछे हुए क्वेश्चन है, वापस कोई पूछ लेगा। जोधपुर में कृष्णा नाम की एक लड़की का किडनैप हो गया था। राजा की तरफ से कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की जा रही थी कि किडनैपर्स को पकड़ा जा सके, इसलिए जो मारवाड़ी बणिये बॉम्बे में रहा करते थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि कृष्णा नाम की लड़की को जल्दी से जल्दी सकुशल बरामद किया जाए, उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए और उसके किडनैपर्स को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए उस कृष्णा नाम की लड़की के लिए जो दिवस मनाए गए थे उनका नाम कृष्णा दिवस था। ऐसा बॉम्बे के अंदर उन लोगों ने किया था, 1936 में किया था, 1937 में किया था। जोधपुर में भी लोगों ने एक आंदोलन और चलाया। जोधपुर में स्कूल की शिक्षा की फीस बढ़ा दी गई थी, तो जो फीस बढ़ा दी थी उस फीस वृद्धि को वापस कम करवाने के लिए इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया था वो शिक्षा दिवस है। उसके लिए शिक्षा दिवस 21 जून को शिक्षा दिवस मनाया गया था। तारीख याद नहीं रखनी, दोनों में सन याद रखना है। फीस बढ़ा दी उसके खिलाफ जो चला वो तो शिक्षा दिवस से मनाए गए जो दिवस मनाए गए। कृष्णा कुमारी नाम की लड़की की किडनैप के विरुद्ध जो किया गया वो कृष्णा दिवस है, वो बॉम्बे में, ये जोधपुर में। ये पक्के पक्के याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई वापस उठा के पूछ लेगा। सिंपल पूछेंगे कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था, शिक्षा दिवस कौन से प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। टफ से टफ कोई चीज आएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपके सन पूछ लेंगे। समाचार पत्र थोड़े याद रख लेना। तरुण राजस्थान मैंने आपको बता ही दिया, 1927 में, बाद में ब्यावर से व्यास जी निकालना शुरू किया था। पहले निकल ही रहा था ये अखबार, तो अपने सारी बातें जानते ही, व्यास जी संबंधित बात ये है ही अपने। अखंड भारत मैंने आपको बताई 1936 में बॉम्बे से निकालते थे। हिंदी का एक अखबार था, वो भी ऊपर वाला हिंदी का ही था। आंगी बाण 1932 में ब्यावर से निकालना शुरू किया था, ये राजस्थानी का अखबार था और राजस्थानी का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर इन राजस्थानी लैंग्वेज तो आंगी बाण था 1932 में। व्यास जी के अखबार है सारे के सारे। पीप ये इंग्लिश में था, ये व्यास जी दिल्ली से निकालते थे। तो सारे ऊपर वाले चारों अखबार व्यास जी से संबंधित है। एक अखबार है लोक सुधार, बहुत बड़े एक नेता बलदेव राम मिर्धा, ये मिर्धा जी का अखबार है। एक अखबार है प्रजा सेवक, ये अचलेश्वर प्रसाद शर्मा नाम के एक हुए, उनका अखबार है। राइटर के नाम याद रख लेना, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। एक अखबार है रियासती, इस अखबार का जो संपादक है वो सोमनेश जोशी है। ये थोड़ा याद करने वाला है, 1945 में निकलना शुरू हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे कि जोधपुर में एक राजा हुए थे हनुवंत सिंह। मैं जब एकीकरण पढ़ाऊंगा तब बात बताऊंगा आपको कि ऐसी खबरें थी कि हनुवंत सिंह जिन्ना से बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ये खबर सबसे पहले किसी अखबार ने पब्लिश की थी तो रियासती था। कोई पूछेगी जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने का जो स्कूप था, जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, कॉन्स्पिरेंसी थी, इसके बारे में कौन से अखबार ने सबसे पहले पब्लिश किया था, तो रियासती। कौन निकालता था? सोमनेश जोशी। 4 व्यास जी वाले, तरुण राजस्थान, आंगी बाण, अखंड भारत, पीप, मिर्धा जी वाला अपने लोक सुधार, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा वाला अखबार अपने प्रजा सेवक, और रियासती आपकी किसका था? सोमनेश जोशी का।
महिलाओं के नाम याद करने हैं भाई, गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भट्ट, इनका याद रखना। मुझे याद है 2013 में एक क्वेश्चन फॉलो मैच द फॉलोइंग था, उसमें सावित्री देवी भाटी का पूछ रखा था कि मिलाइए किससे मिला हो गया। कृष्णा कुमारी, दयावती और थी खूब भी महिलाएं थी, सिरे कंवर व्यास, राज कंवर व्यास, कई सारे, राजकौर व्यास नाम था, कई सारी महिलाएं थी। एक क्रांतिकारी संगठन भी बना था, मारवाड़ क्रांति संघ, लालचंद जी जैन थे, रंगून में रहा करते थे, सुनार की दुकान पे काम करते थे रंगून में। रंगून वही बर्मावाड़ा, पिया गए रंगून। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का राज हुआ करता था रंगून पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान कब्जा कर लेता है तो लालचंद जी अपने वापस आ गए थे और अपने मारवाड़ में एक संगठन बना लिया था, मारवाड़ क्रांति संघ। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो 8 पॉइंट प्रोग्राम था उसके भी कार्यकर्ता रहे हुए थे और यहाँ पे इन्होंने छोटे मोटे बम धमाके वगैरह करने की संगठन ने कोशिशें की थी। बुक से थोड़ी, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों, ये तीनों तो आपके व्यास जी के। व्यास जी के आपके। मारवाड़ की अवस्था कि भाई मारवाड़ की अवस्था खराब ही है, राज मारवाड़ का खराब है। कैसा राज है? जैसा राज पोपाबाई का था। और अपने राजस्थान के अंदर एक खराब राज के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। कोई पोपाबाई नाम की महिला का राज रहा होगा, उसका राज अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए आज भी कोई खराब राज होता है भाई रे पोपाबाई को राज है। तो उन्होंने कहा कि भाई राज ऐसा है जैसे पोपाबाई की पोल मच रखी हो, हमारे तो कोई है नहीं। एक है मार्च से संघर्ष क्यों, तो 1948 के आसपास में यहाँ पे सत्याग्रह करने वाले थे लोग, मार्च से सत्याग्रह करने वाले थे। लोगों को समझाया था मार्च से क्यों करना चाहते हैं, क्या कंडीशन है उसके बारे में। हालांकि बाद में इन्होंने वो रोक दिया था। कहते हैं 1948 में जब ये सत्याग्रह शुरू करने वाले थे उसी टाइम पाकिस्तान ने जैसलमेर पे अटैक कर दिया था और पाकिस्तान चाहता था कि जैसलमेर को अपने कब्जे के अंदर ले ले। जैसे उसने कश्मीर पे अटैक किया था वैसे जैसलमेर पे कर दिया था। पर तब जोधपुर के राजा ने अपनी आर्मी भेज दी थी और जोधपुर और जैसलमेर की आर्मी ने पाकिस्तान को वापस भगा दिया था। तो जब व्यास जी ने कहा कि भाई नहीं, जब एक बार युद्ध में फंसे हुए हैं तो अपने एक बार सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर, उधर तो अपने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और अपने अपने राजा के खिलाफ लड़े। ना साहब, इतने नुगरे नहीं हुए। एक बार देश पहले उधर वाला मैटर देख लिया जाए अपने। पर ये याद रखना, एक गरीबों की आवाज, ये गणेशी लाल व्यास हुआ करते थे, गीत वीत लिखा करते थे, इनका ही। दो प्रजामंडल से जुड़ी हुई घटनाएं याद रखना। पाली के अंदर एक गांव पड़ता है चंडावल। 28 मार्च 1942 को यहां पर लोक परिषद वालों की एक मीटिंग हो रही थी और लोक परिषद वाली मीटिंग पर चंडावल का जो सामंत था उसने लाठीचार्ज करवा दिया था। 1 दर्जन के आसपास लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। एक तो ये याद रख लेना। डाबड़ा नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है, यहां पर ये प्रजामंडल वाले और किसानों की एक मीटिंग हो रही थी। मोतीराम जी नाम के किसान थे, इनके घर पर मीटिंग हो रही थी। डीडवाना का सामंत हुआ करता था और डीडवाना के सामंत ने यहां पे लाठीचार्ज करवा दिया था। इसमें कई किसान शहीद हो गए थे। एक प्रजामंडल के बड़े नेता इसके अंदर घायल हुए थे। उन नेता का नाम याद रखना, उनका नाम मथुरा दास माथुर है। ये क्वेश्चन मुझे याद है 2012 नहीं, शायद 10 या 12 के मेंस में क्वेश्चन था। 15 शब्दों में लिखना डाबड़ा कांड से आप क्या समझते हैं। तारीख तक याद रखना, 13 मार्च 1947 को, मतलब आजादी से थोड़ा सा ही पहले। और नागौर के डाबड़ा नामक गांव में डीडवाना के सामंत द्वारा प्रजामंडल और किसानों की एक सभा जो कि मोतीराम जी नामक किसान के घर पर हो रही थी, लाठीचार्ज करवाया गया था। कई किसान शहीद हुए तथा प्रजामंडल के एक बड़े नेता मथुरा दास माथुर जो थे वो इसके अंदर घायल हो गए थे। ये बात याद रख लेना। 2 कांड इससे जुड़े हुए थे, किसानों के आंदोलनों के कांड थे, इसलिए मैंने यहां बता दिया आपको। ये वो जो मैं बता रहा था कि 45 में जब नेहरू जी आए थे तो ये एक वो पार्टी का फोटो है, गार्डन पार्टी है। नेहरू जी, उमेद सिंह राजा है तो राजा उमेद सिंह यहां पर बैठे हुए हैं, ये यहां पर नेहरू जी बैठे हुए हैं और ये इंदिरा गांधी चाय बना रहे हैं, चाय रखी हुई सर्व कर रहे हैं राजा को और अपने पापा को। इंदिरा गांधी चाय सर्व कर रही है। इधर ये जो मुड्डे पे बैठे हुए, ये तो टेबल पे बैठे हुए, ये जो मुड्डे पे बैठे हुए ये इधर आपके द्वारिका प्रसाद पुरोहित है। ये द्वारिका प्रसाद पुरोहित उस समय जोधपुर नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे। द्वारिका दास पुरोहित है शायद, या द्वारिका प्रसाद ही है, हाँ इसमें लिखा हुआ भी होगा नीचे, द्वारिका दास, सॉरी द्वारिका दास पुरोहित।
ये इसके अंदर इधर साइड में बैठे लिखा हुआ भी, चित्र में प्रियदर्शनी इंदिरा जी चाय बनाती हुई, इंदिरा जी के बाईं ओर महाराजा उमेद सिंह और पंडित नेहरू के बाईं ओर मुड्डे पर द्वारिकादास पुरोहित बैठे हुए। इस पार्टी में जयनारायण व्यास और मारवाड़ लोक परिषद के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो वो कहीं खड़े होंगे पीछे, इस भीड़ के अंदर अपने को दिख नहीं रहे। इवन इस पार्टी में थे तो शेख अब्दुल्ला भी। शेख अब्दुल्ला उस समय नेहरू जी के खास फ्रेंड हुआ करते थे, और शेख अब्दुल्ला भी इस पार्टी में आए थे। जो आपके फारूक अब्दुल्ला के पापा, उमर अब्दुल्ला के दादाजी, उन्होंने भी इस पार्टी के अंदर भाग लिया था। तो ये वो गार्डन पार्टी खूब फेमस रही थी। कहते इस समय जो उमेद सिंह जी थे, इन्होंने नेहरू जी को 25,000 रुपए का चंदा दिया था। नेहरू जी ने कहा था कांग्रेस के लिए थोड़ा चंदा वगैरह दिया जाए, तो उमेद सिंह जी ने कहा ले जाओ, ठीक है साहब, 25,000 रुपए का चंदा दिया था। तो ये गार्डन पार्टी याद रखना थोड़ी सी अपने आप में, कि भाई कौन सा प्रधानमंत्री या कौन सा नेता बड़ा आया था जो गार्डन पार्टी दी गई थी। और तो क्या है इसमें, एक बात और बता दूं मैं, इसमें नहीं आई क्या, एक नेता याद हो रखना, बाल मुकुंद बिस्सा, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा नाम के गांव के रहने वाले थे। प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसलिए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं सरकार द्वारा। जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं कि भाई हमें अच्छा खाना वगैरह नहीं मिलता, राजनीतिक कैदियों के समान हमें जो अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती। और भूख हड़ताल में ही 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं या तो एक भगत सिंह के दोस्त हुआ करते थे जतीन दास, वो भूख हड़ताल 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में शहीद होते हैं, या जो बाल मुकुंद बिस्सा थे ये भूख हड़ताल में शहीद होते हैं, ये जोधपुर जेल के अंदर शहीद होते हैं। और तो हम इनको कह सकते हैं कि राजस्थान के जतीन दास है। बंदा कांग्रेस की गतिविधियों से थोड़ा प्रभावित था ही, इसलिए जोधपुर में खादी की दुकान खोल रखी थी, जवाहर खादी भंडार। तो बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में भी ध्यान रखना कि जेल में भूख हड़ताल से कौन शहीद हुआ था, तो कौन शहीद हुए थे, तो बाल मुकुंद बिस्सा। कब शहीद हुए थे, 19 जून 1942 को। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, जतीन दास। कौन से गांव में पैदा हुए थे, पीलवा नाम के गांव में पैदा हुए थे। ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल थोड़ा बड़ा है, थोड़े नाम ज्यादा है, थोड़े सुकून से याद करना, याद हो जाएंगे। थैंक यू।